Hello everyone. In this video, we are going to start AMU BLLB 2022 question paper, and my name is Gufran Chaudhary. प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके थे और इस वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करने वाले हैं. In today's lecture, the first question is give the antonym of the following word. एंटोनिम बताना है हमें किसका? एंटोनिम हमें बताना है फ्रंट का. बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रंट का एंटोनिम हो जाएगा रियर. फ्रंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये रियर हो जाएगा एंटोनिम. ठीक है, यानी कि फ्रंट सामने की बात कर रहे हैं, रियर होता है बैक की बात करते हैं आप. सो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम. क्लोज एंड ओपन दोनों ही अलग चीजें हैं, ये तो हो नहीं सकता. एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिसका मतलब है एलाइड. अगर मैं इसकी बात करूं सो ये जो एलाइड वर्ड है इट हैज टू मीनिंग्स. इसके दो मतलब होते हैं. हम फर्स्ट की बात करें तो ऑमिट करना होता है. ऑमिट का मतलब होता है रिमूव करना. किस चीज की बात करते हैं? किसी साउंड की बात करते हैं जो स्पोकन में रिटन में हम लोग बात कर रहे होते हैं. ऑमिट का मतलब होता है रिमूव करना. जैसे जब आपकी एमयू या जामिया मिलिया इस्लामिया की आंसर कीज आती हैं तो वहां पे कुछ क्वेश्चन को ऑमिट किया जाता है. ऑमिट का मतलब डिलीट कर दिया जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑमिट करना है व्हेन स्पीकिंग. एक साउंड को कब? बोलते वक्त स्पीकिंग. अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं. एक वर्ड होता है, जैसा कि एक नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने भी सुना होगा. सो इसको समझने के लिए देखिए, एक होता है ना हैंडबैग. हैंडबैग को हम बोलते तो हैंडबैग हैं, लेकिन लिखा कैसे जाता है? हैंडबैग. हैंडबैग इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं, बट इसको हम बोलते क्या है? हैंडबैग. बोलते यही है ना, हैंडबैग. बी की जो साउंड होती है, जो डी साउंड होती है, वो साइलेंट होती है, बोलते नहीं है उसको. हम बोलते हैं हैंडबैग, ना कि हैंडबैग. इसी चीज को हम एलाइड बोलते हैं. ये होता है एलाइड करना, किसी चीज को ऑमिट करना, स्पेशली एक साउंड को व्हेन स्पीकिंग. सेकंड जो मतलब होता है इसका, वो होता है मर्ज करना, यानी कि ज्वाइन करना. दो चीजों को ज्वाइन टुगेदर. तो दो मतलब हैं. इट हैज टू मीनिंग्स. द फर्स्ट वन इज ऑमिट अ साउंड व्हेन स्पीकिंग एंड द सेकंड वन इज मर्ज करना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है. एंड द क्वेश्चन इज सेट ऑफ बुक्स कंटेनिंग एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज. हर तरह की नॉलेज है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सब पहली चीज है यहाँ पे थिसोरस क्या होता है? थिसोरस व्हाट डज इट मीन? थिसोरस होता है, हम लोग भी जब सिनोनिम और एंटोनिम आप देखते होंगे, सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट आती हैं. वहां अगर आप वेबसाइट पे किसी का एक का सिनोनिम सर्च करेंगे तो बहुत सारे उसके सेम मीनिंग आते हैं यहाँ पर लिखकर, है ना. कम से कम 20 या 30 45 इस टाइप से आपके पास में मीनिंग्स आते हैं. उसको ही हम थिसोरस बोलते हैं. वो चीज थिसोरस होती है. अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो एक ऐसी किताब है जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम अरेंज ऑर्डर में होते हैं. सो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं. बुक एक किताब है, बुक दैट लिस्ट, जो लिस्ट करती है किस चीज को? सिनोनिम एंड एंटोनिम. सिनोनिम एंड एंटोनिम आर इन अरेंज्ड ऑर्डर. आर इन अरेंज्ड ऑर्डर. इसको ही हम लोग थिसोरस बोलते हैं. द सेकेंड वन इज डिक्शनरी. डिक्शनरी तो आप जानते होंगे. डिक्शनरी क्या होता है? एक बुक है जिसमें मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और जो भी यूजेज ऑफ वर्ड्स होता है वो दिए होते हैं, उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. रही बात बायोग्राफी की. बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय समवन एल्स. बायोग्राफी क्या है? लाइफ हिस्ट्री, लाइफ के बारे में जो हम लिखते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ किसी भी एक पर्सन की, ऑफ एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल. खास बात यहाँ पे ये होती है रिटन बाय, लिखी जाती है रिटन बाय समवन एल्स. कोई और लिखता है, समवन एल्स. ठीक है. इसी जैसा एक वर्ड और भी होता है जिसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. ऑटो, एक वर्ड होता है ऑटो. यहाँ पे है ऑटो बायोग्राफी. ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब इंसान खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में खुद ही लिखता है. ऑटो का मतलब सेल्फ होता है ना. इसको हम यहाँ आप लिख सकते हैं हिम सेल्फ, यानी कि एक लाइफ हिस्ट्री की तो हम बात कर रहे हैं,
लेकिन इंसान खुद अपने बारे में लिख रहा है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी वो है जब किसी इंसान के बारे में कोई अदर पर्सन लिखता है, अगर वो अदर पर्सन ही आप अपने बारे में खुद लिखेंगे तो आपको बायोग्राफी बोलेंगे। कोई और इंसान कोई और इंसान लिखेगा तो बायोग्राफी होगा। आप खुद ही अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, क्या-क्या आपकी लाइफ में हुआ, तो आप ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, डी भी नहीं है, डिक्शनरी भी नहीं है, थिसॉरस भी नहीं है, सो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसाइक्लोपीडिया होगा। एनसाइक्लोपीडिया होता है सेट ऑफ बुक्स कंटेनिंग एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। हर तरह की नॉलेज है उसमें, हर तरह की नॉलेज है। या आप बोल सकते हैं सेट ऑफ बुक्स दैट प्रोवाइड एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। अ सेट ऑफ बुक्स दैट प्रोवाइड एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये भी आप कह सकते हैं इसको। एक चीज़ और है ख़ास बात, जो एनसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया है ना, गूगल पे जो हम कोई भी सर्च करते हैं सो विकिपीडिया आता है, विकिपीडिया। विकिपीडिया इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। विकिपीडिया पे आप कुछ भी सर्च कीजिए। अगर हिस्ट्री के बारे में सर्च करेंगे तो हिस्ट्री के बारे में भी एक विकिपीडिया पेज आता है बनकर। ज्योग्राफी के बारे में सर्च करेंगे, ज्योग्राफी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी वहाँ पे, हर चीज़। सो विकिपीडिया इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। हर तरह की नॉलेज है। होता है ना, गूगल पे हम लोग सर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो पेज आता है, फर्स्ट वन इज़ विकिपीडिया होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस, विकिपीडिया इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है? जिसमें हर तरह की, हर ब्रांच की नॉलेज है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आर्ट एंड कल्चर, बाकी इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, हर तरह की उसमें नॉलेज है, उसको आप बोलेंगे एनसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक, दे लिव द सेम रूफ। अच्छा, यहाँ पे प्रोपोजिशन दी है। प्रोपोजिशन को मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। प्रोपोजिशन को जो है हम अच्छे से समझते हैं, और इसके लिए मुझे एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 प्रोपोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है? इनको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। इनको हम डीप में समझते हैं। देखिए यहाँ पे हैं, दे लिव द सेम रूफ। ठीक है? अच्छा, लिव इन तो आएगा नहीं, लिव ओवर भी नहीं आएगा। ओवर किसी ऊपर की बात की जा रही होती है, सरफेस के ऊपर की बात की जा रही है, या कूद कर जाना ओवर होता है। ठीक है? इन होता है जो चारों तरफ से सरफेस से बंद है। या तो बिलो आएगा, बिलो, या अंडर। 2 मतलब हैं, दोनों का मतलब ही सेम होता है। यही मैं करवा देता हूँ, वैसे उसपे पेज की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए जनाब, जो बिलो है, बिलो का मतलब भी के नीचे होता है या नीचे। अंडर जो है उसका मतलब भी के नीचे होता है या नीचे। दोनों का मतलब सेम है, अगर आप हिंदी देखेंगे तो। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ करते हैं हम इसको, हम लोग करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो? ये हो जाएगा बिलो। हिंदी अगर आप लिखेंगे तो दोनों का मतलब नीचे होता है, या तो के नीचे बोलते हैं इसको हम, या नीचे बोलते हैं। अच्छा, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इतना, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमारे पास स्टेट बोर्ड के भी हैं, सबके सब सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के नहीं हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे स्टेट बोर्ड के भी हैं। तो दोनों का देखना है हमें तो। ठीक है? तो यहाँ पे के नीचे या नीचे, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है। इसका भी यही होता है, नीचे या फिर के नीचे। तो हिंदी पे मत जाना। अगर आप हिंदी देखने के गए इसकी, तो हिंदी तो सेम ही होती है दोनों की। तो सर डिफरेंस क्या है? देखिए, अंडर का जो डिफरेंस हमेशा याद रखना आप, यहाँ पे बात की जा रही होती है नो फिजिकल टच। नो फिजिकल टच, यानी कि आप किसी चीज के नीचे हैं लेकिन आप उससे टच नहीं हो रहे हैं, फिजिकल टच नहीं है उसमें। नो फिजिकल टच। वहीं अगर मैं बिलो की बात करूं तो यहाँ पे आप बात करते हैं रिलेशन की। ये बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है, यहाँ रिलेशन की हम बात कर रहे होते हैं, रिलेशंस की। यहाँ पे हम रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं। ये कोई ना कोई एक दूसरे का रिलेशन होगा एक दूसरे में। जैसे कि इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम। नो फिजिकल टच हुआ क्या सबसे पहले? आई वॉज टीचिंग अंडर द ट्री। क्या है? आई वॉज टीचिंग अंडर द ट्री। मैं कहाँ पढ़ा रहा था? अंडर द ट्री। आई वॉज टीचिंग। ठीक है? क्या हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग कहाँ पर? अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। ठीक है? ये लिख सकता हूं मैं। अब ये पेड़ तो यहाँ पर होगा, कोई ट्री है ये ट्री बना हुआ है, जो भी है ये ट्री। तो इसके मैं क्या है, यहाँ पर बैठा हूँ कहीं ना कहीं। कहाँ पर? यहाँ। अगर इस साइड की मैं बात करूँ तो इसके जस्ट नीचे, यहाँ पे। पेड़ मेरे ऊपर है और इसके नीचे मैं बैठा हूँ। फिजिकल टच कुछ नहीं है। देखिए इसमें बीच में ना स्पेस है, आप टकरा नहीं रहे हैं, उसकी टहनियों से नहीं टकरा रहे हैं। इसको हम अंडर बोलते हैं हमेशा और हमेशा। ठीक है?
जहां पर फिजिकल टच की बात नहीं की जा रही होती है। आई एम अंडर द ट्री, ठीक है, यहाँ बिलो नहीं बोल सकते, आई एम बिलो द ट्री। दूसरी बात, आई वॉज टीचिंग अंडर द, सपोज कीजिए अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैं अपने रूम में हूँ, मेरे रूम में क्या लगा है, फैन लगा है ऊपर, मेरे फैन है यहाँ पर, तो आई एम टीचिंग अंडर द फैन, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अंडर द फैन, यानी कि फैन के नीचे, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज अगर किसी चीज का यहाँ पे सरफेस है और जस्ट आप उसके नीचे हैं और बीच में कोई भी फिजिकल टच नहीं है, कोई भी फिजिकल टच नहीं है, तो वहां पे हम अंडर का हमेशा और हमेशा आप अंडर का यूज करते हैं। लेकिन द कंडीशन इज कि आप जस्ट इसके नीचे होने चाहिए, यहाँ पे इसके नीचे अगर यहाँ पे खड़े हैं आप, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग या आई वॉज टीचिंग अंडर द फैन, ठीक है। दूसरी बात, आई एम स्टडिंग अंडर द ट्री, मैं पढ़ रहा हूँ पेड़ के नीचे, ठीक है, कोई फिजिकल टच नहीं है। ये तो हुई इसकी बात। अब रही बात सर बिलो का हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो जहां पे अंडर की बात नहीं की जा रही होगी, जहां पे एग्जैक्टली फिजिकल टच नहीं होगा, वहां बिलो की बात कर लेंगे। उसमें खास बात ये रहती है कि अगर मैं अभी तो फिलहाल मैं फैन के नीचे बैठा हूं जस्ट, अगर मैं फैन से इस साइड में आ जाऊं, यानी कि फैन ऊपर तो है मेरे, यहां पर तो है फैन, देखिए ऊपर है, लेकिन मैं इसके साइड में हूं, जस्ट इसके नीचे नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो ऊपर आएगा अब ये आएगा यहाँ पे, तब आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे आई वॉज टीचिंग बिलो द फैन, बिलो यहाँ पे आप लगाएंगे बिलो, तो यानी कि है तो आपसे कोई चीज ऊपर तो है, आप किसी चीज से नीचे तो हैं, लेकिन डायरेक्ट नीचे नहीं है, थोड़ा साइड में है, तब आप बिलो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई वॉज टीचिंग बिलो द फैन। अगर आप जस्ट इसके नीचे बैठे हैं, जैसे फिलहाल मैं फैन के नीचे बैठा हूं, सो आई विल से आई एम टीचिंग अंडर द फैन, ठीक है, अंडर द फैन या अंडर द ट्री, कुछ भी हो जाएगा, वही है। आप यहाँ पे हैं, कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लड़के हो गए, हो सकता है कि यहाँ पे मतलब सब लोग बैठे हैं, ये पूरी जगह नहीं बची है, कुछ लोग आएंगे वो यहाँ पर भी बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे ना इस जगह पर, क्योंकि ये स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ होगा आई वॉज सिटिंग बिलो द ट्री, ना कि अंडर द ट्री। अंडर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आएगा जो जस्ट इसके नीचे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ आप साइड में तो हैं, है नीचे, लेकिन ऊपर कुछ ना कुछ है आपके, सो यहाँ पे हो जाएगा आई एम सिटिंग बिलो द ट्री, नॉट अंडर द ट्री, थोड़ा सा साइड में है। दूसरी बात सर, रिलेशन का तो हमें समझ ही नहीं आया, रिलेशन की क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए रिलेशन की बात की जाती है, जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल, जब भी मान लीजिए आई कैन से क्या, देयर देयर इज द रूट, देयर इज द रूट, देयर इज द रूट बिलो द ट्री, बिलो द ट्री, बिलो द ट्री। अब क्या है, यहाँ पे रूट, यानी कि रूट की बात की जा रही है, किसके, ट्री के रूट की। जनाब अगर ये ट्री है तो इसका रूट नीचे ही तो होगा ना, इसके नीचे होगा, तो इन एक दूसरे में कॉमन क्या चीज है, एक दूसरे में कॉमन क्या है, सर ये पेड़ है और ये इसका जस्ट क्या है, यहाँ पे रूट है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, ये पेड़ है और इसका ही रूट है ये, तो यहाँ पे एक दूसरे का कोई ना कोई रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये पेड़ है तो इसका रिलेशन है, ऐसा नहीं है यहाँ पेड़ कर दिया और यहाँ आपने कोई जानवर खड़ा कर दिया, तो इन दोनों का रिलेशन नहीं है, ये क्या आएगा यहाँ पे, बिलो आएगा। लेकिन मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने खड़ा किया किसी इंसान को, किसी भी चीज को, और यहाँ पे किसी पर्सन को खड़ा कर दिया, तो वो तो अंडर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे जो रूट की बात कर रहे हैं, सर इस रूट जो है ये इसी पेड़ का रूट है, इस वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे बिलो द ट्री, ठीक है। दूसरी बात, हम अक्सर क्वेश्चंस में देखते हैं ना, हमें जो पेपर दिया जाता है तो वहां पर क्या लिखा होता है, आपने गौर किया हो तो, द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, यही तो होता है ना, द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, यानी कि द आंसर्स ऑफ, जब भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर आता है, सो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर गिवन, कहाँ दिए गए हैं, आर गिवन बिलो। अब बिलो का मतलब सर नीचे का मतलब क्या है, देखिए ऐसा तो है नहीं किसी के ऊपर नीचे है, यहाँ पे ये पेपर होगा तो इसके ही नीचे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखे हैं, इसके ही नीचे दिया है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, ये पेपर है, इसके आंसर जो है वो नीचे लिखे हैं, ये चीज होती है, भाई बात समझ में। सो अंडर जो है एग्जैक्ट नीचे की बात करते हैं, बिलो थोड़ा साइड में भी है, और दूसरा रिलेशन एक दूसरे का, क्वेश्चन और आंसर का यहाँ रिलेशन है कि ऊपर क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर लिखे हैं उसके। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हमारे स्टार्टिंग में भी शायद जहां तक मुझे याद है दिया है, यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पर है, विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी, ए बी सी है,
गिवन बिलो, यही तो चीज है ना। बिलो का मतलब क्या है, यहाँ पे ये फ्रेज दी गई है ये, और इसके नीचे इसका जो है वो आंसर दिया गया। अब ना ऊपर की बात है नीचे, ठीक है, अंडर की बात कोई है ही नहीं यहाँ पे। रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस हैं, ये एक दूसरे का रिलेशन है आपस में। तो यहाँ पे हम हमेशा और हमेशा बिलो का यूज करेंगे, ना कि अंडर का यूज करेंगे। अंडर है जब कोई फिजिकल टच नहीं है, ठीक है, जब कोई ना कोई फिजिकल टच नहीं होगा, बीच में कोई ना कोई स्पेस होगा, वहां पे हम यूज करते हैं अंडर का। और भी कई सारे तरीके हैं समझने के। सो फिलहाल मैं इसको लिखता हूँ। इस वजह से यहाँ पे क्या दिया है, दे लिव द सेम रूफ, सेम रूफ की बात की जा रही है। सो बिलो द सेम रूफ या अंडर द सेम रूफ, सर यहाँ पे तो अंडर आएगा ना कि बिलो आएगा, ठीक है। तो रूफ के क्या है, हम अंडर ही तो रहेंगे, अंडर द सेम रूफ, ठीक है, ना कि बिलो। बिलो क्या हो जाएगा, गलत। बिलो मतलब हो सकता है कि यहाँ पे आपका घर होगा, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तब आप बोल सकते हैं क्या है कि आई एम स्टैंडिंग बिलो द रूफ, रूफ के जो है साइड में, थोड़ा साइड में। लेकिन यहाँ पे खड़े हैं तब आप अंडर बोलेंगे, यहाँ पे आप अंडर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन की बात की जा रही है। वी वॉन एज मैनी एज, वी वॉन एज मैनी प्राइजेज एज। चलिए, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके लिए अगर आपके पास में, जाहिर सी बात है, आप वीडियो देख रहे हैं तो टाइम होगा ही। इसके लिए ज़रा मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, पानी पी लेते हैं। हाँ जी जनाब। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है। कंपेयर किया जा रहा है कि हम जीते, वी वॉन, क्या जीते, एज मैनी प्राइजेस एज, अब क्या, हम प्राइज जीते जितना कि वो जीते, ठीक है। देम, देम नहीं आएगा, ही की बात नहीं की जा रही है, वी की बात भी नहीं की जा रही है, और दे की बात हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि कंपैरेटिव का ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंपैरेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं यहाँ, कंपैरेटिव प्रोनाउन। इसके लिए एक पेज और लेते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं, और हमारे पास में एक स्लाइड आएगी यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। देखिए जनाब, हम लोग जनरली करते क्या हैं, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, इसको इसको छोड़कर, या कुछ भी है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि वो भागा, वो इतनी तेज, इतना फास्ट भागा जितना कि मैं, इसको आप कैसे बोलेंगे। ही ही कैन रन, वो इतना तेज भाग सकता है जितना कि मैं। सो ही कैन रन, वो दौड़ सकता है, एज फास्ट एज, वो इतनी तेज दौड़ सकता है जितना कि मैं। मतलब जितना कि मैं का क्या मतलब हुआ, जितना मैं तेज दौड़ सकता हूँ ना, उतना ही वो तेज दौड़ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ही कैन रन एज फास्ट एज आई कैन, यही तो होगा ना। वो इतनी तेज दौड़ सकता है जितना कि मैं। अब ग्रामर ये कहती है कि ग्रामर में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब है, तो वर्ब अपने से पहले अपना सब्जेक्ट लेती है, ये वर्ब है। ये क्या हुआ हमारे पास, मॉडल हुआ। सर आप एक मॉडल यहाँ पे है एक सेंटेंस में, और एक मॉडल यहाँ पे है, ठीक है। ग्रामर ये कहती है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो ओमिट कर दीजिए। आप चाहें लिख, देखिए लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। लेकिन ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन को अवॉइड करने की बात करती है। तो आप अगर इसको चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, ही कैन रन, वो इतनी, ही कैन रन, ही कैन रन एज फास्ट एज आई, ठीक है, एज फास्ट एज आई, वो इतनी तो दौड़ सकता है जितना कि मैं, ठीक है। यानी कि हम दोनों इक्वल स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो ये चाहें तो आप इसका हम ऐसे बना लेंगे। अब आपने अगर कॉमन चीज़ देखी हो, तो हमने क्या किया है, यहाँ से सिर्फ इस कैन को ओमिट कर दिया। अंडरस्टूड है, पहले से ही अंडरस्टूड है, यहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जितनी तेज वो दौड़ सकता है ना, उतनी तेज ही मैं दौड़ सकता हूँ यहाँ पे। आई बात समझ में। अगर यहाँ मी लगा दिया,
यहाँ पर अगर आपने मी लगा दिया तो मी गलत हो जाएगा। मी गलत क्यों हो जाएगा? सर मी इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से ही तो करेंगे ना, सब्जेक्टिव केस से ही तो करेंगे, ऑब्जेक्टिव से थोड़ी ना कर देंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है क्या हुआ ये इस तरह से हुआ कि सब्जेक्ट का यानी कि किसी भी चीज का कंपैरिजन आप क्या कर रहे हैं, किसी इंसान से। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे बोलना चाहिए, हाँ ये इस तरह का हो जाएगा कि तुझसे अच्छी तो मेरी बाइक है, तुझसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है। हम बोलते हैं ना कि तेरे से अच्छा तो मेरा कुत्ता है, मतलब ये क्या बात हो रही है भाई, तेरे से अच्छा तो मेरा कुत्ता है, तेरे कुत्ते से अच्छा तो मेरा कुत्ता होगा ना, ना कि तेरे कुत्ते से अच्छा मेरा है। ठीक है ना, यानी कि तुझसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्त का कंपैरिजन, यहाँ अपने दोस्त का कंपैरिजन एक डॉग से कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है, ये पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक जो है किसी अनदर थिंग की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों में किया जाता है कि तेरे कुत्ते से अच्छा तो मेरा कुत्ता है ना, तेरी बाइक से अच्छी तो मेरी बाइक है, तेरी गाड़ी से अच्छी तो मेरी गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि तेरी गाड़ी है, हम लोग अक्सर बोल देते हैं, हम स्पीकिंग में बोल देते हैं कि तुझसे अच्छा तो मेरा फोन है, बोलते हैं नहीं तुझसे अच्छा तो मेरा फोन है, टाइम पर कम से कम इन्फॉर्म तो करता है। फोन नहीं है, फोन नहीं है, तेरे फोन से अच्छा तो मेरा फोन है, ना कि तुझसे अच्छा मेरा फोन है। आई बात समझ में? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जाता है, ना कि किसी आप ऑब्जेक्ट से कर देंगे। वही बात यहाँ पे है कि आप ये बोल रहे हैं कि ही कैन रन एज फास्ट एज मी। मी का मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव केस की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मेरा, मैं किसी मिरर में देख रहा हूँ तो वो जो मेरी आपको जो भी मेरा शेडो दिखाई दे रहा है वो क्या है सर, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप आप खुद का कंपैरिजन किससे करेंगे, मुझसे करेंगे, ना कि मेरे शेडो से करेंगे। इस वजह से ऑब्जेक्टिव केस गलत होता है यहाँ पे। और हमेशा जब भी कंपैरिजन सब्जेक्ट की बात की जा रही होती है, टू कंपैरिजन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, तीन भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये दो की बात कर रहा है यहाँ पर। सो ही कैन रन एज फास्ट एज आई कैन, यहाँ मी कैन नहीं आएगा, आई कैन आएगा। जितने भी सब्जेक्टिव केस हैं दो के हम, क्योंकि ये एक फ्रेज है, पूरी एक फ्रेज ये है, क्लोज सॉरी, एक पूरी क्लोज ये है और एक क्लोज यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, एक क्लोज यहाँ पे बनेगी, एक क्लोज यहाँ। तो इसका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो ये है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब वो यहाँ पे आ जाएगी। तो उसको हमने अवॉइड करके सिर्फ कैन लिखा और कैन को भी हमने ओमिट कर सिर्फ ये बनाया। ठीक है, तो जैसे कि क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और अच्छे से लेते हैं। हम ले सकते हैं कि शी नोज एज मैनी पीपल एज आई नो, वो इतने लोगों को जानती है जितना कि मैं जानता हूं। इसको आप क्या बोलेंगे, शी नोज शी नोज एज मैनी पीपल एज मैनी पीपल एज क्या, मीनो, है ना, यही तो होगा ना, मीनो, ये बोलेंगे आप, मीनो, कि वो इतने लोगों को जानती है जितना कि मीनो। सर ये क्या बदतमीजी है यहाँ पर, मीनो। अब आई बात आपको समझ में, यहाँ पे क्या है सर, ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा एक सब्जेक्ट आता है, वर्ब अपने से पहले अपना सब्जेक्ट लेती है। ठीक है, अच्छा, वो इतने लोगों को जानती है, कितने लोगों को जानती है, एज मैनी एज, जितना कि मीनो। यहाँ पर भी वर्ब है, तो वर्ब अपने से पहले क्या लेगी सर, वर्ब अपने से पहले अपना सब्जेक्ट लेगी, ना कि ऑब्जेक्ट लेगी। इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे हमें वर्ब मिली, वर्ब अपने से पहले हमेशा सब्जेक्ट, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब का होता है। अब ये शी किसका सब्जेक्ट है सर, ये जो है इसको काम को करने वाला डूअर कौन है, ये जो है वो आ, इस काम को करने वाला पोजीशन वाला कौन है, ये शी है। ऐसे ही नो है, तो इसके लिए भी तो कोई होगा ना। और वर्ब अपने से पहले हमेशा अपना सब्जेक्टिव केस लेती है, इस वजह से यहाँ पर आई आता है। यही रीजन है कि यहाँ पर भी वर्ब होगी, इससे पहले क्या केस आएगा सर, यहाँ पर किस चीज का केस आएगा, सब्जेक्ट का केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट का केस आएगा। यहां से आपको समझ में आएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमें दिया है। सो वी वॉन एज मैनी प्राइजेस एज, क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ देम, तो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ देम वॉन, यही तो होगा ना। ठीक है, यानी कि वी वॉन, हम जीते, एज मैनी प्राइजेस एज देम वॉन, मतलब हम इतने प्राइज जीते जितना कि वो जीते थे। यही तो हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे, कि जितना वो प्राइज जीते थे इतना ही हम प्राइज जीते थे। आई बात समझ में? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो है वही बात है कि यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये जो वर्ब है, वर्ब अपने से पहले अपना सब्जेक्टिव केस लेगी। और देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है। इस वजह से हम इसको देम नहीं लगा सकते,
इस वजह से यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये रीजन है इसका। ठीक है, सो वी वोन, हम जीते, एज मैनी प्राइजेज एज, वी तो हो ही नहीं सकता, ही भी नहीं हो सकता यहाँ पर, हम इतना जीते जितना कि वो जीते थे। सो दे वोन, वोन वोन हमने यहाँ पर अवॉइड कर दिया, इस यानी कि ये जो अवॉइड है वोन वोन, क्योंकि दो बार साउंड आ जाएगी ना, एक तो यहाँ पर वोन है, एक यहाँ पर आ जाएगा, इस वजह से इसको यू कैन ओमिट दिस ऑन। और ये रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ जो वोन है, हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट होता है, देखिए ये जो वर्ब होती है, वर्ब अपने से पहले अपना सब्जेक्ट लेती है और इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब की ये खासियत होती है। ऐसे ही जो प्रपोजिशन होती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ये चीजें हैं। इनको अगर आपने मतलब याद कर लिया, याद क्या करना है, कंसेप्ट से, जाहिर सी बात है, इसमें कोई ग्रामर है, कोई रूल से ग्रामर नहीं पढ़ी जाती है जनाब। जो ग्रामर होती है वो हमेशा कंसेप्ट होता है, ना कि रूल होते हैं। तो रूल से कभी भी आप ग्रामर को नहीं पढ़ सकते, कंसेप्ट से पढ़ सकते हैं। भाई यहाँ पर दे क्यों आया, क्योंकि यहाँ वोन था, और जो वर्ब है वो हमेशा अपने से पहले सब्जेक्टिव केस लेगी, दे लेगी, ना कि दैम आ सकता है। ठीक है जनाब, दैम ऑब्जेक्टिव केस होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है। अच्छा आप लोग एक चीज और है, मुझे पता है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ये, तो मुझे कुछ इन्फॉर्म कीजिए, बताइए कि जितना मैं डीप में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, इतना चला जाए, या आप कंफर्टेबल हैं अगर मैं ऊपर-ऊपर से कर दूँ चीज़ों को तो? है ना? इसको बहुत आसानी से भी बताया जा सकता था, क्या ज़रूरत थी मुझे इतना खींचने की? तो मसला थोड़ी था, आसानी से बता सकता था। जैसा और लोग कराते हैं कि वी वॉन एज़ मैनी प्राइज़ेज़ एज़ दे, बस मैं दे करके और आगे बढ़ जाता। अब मैं बताता रहता कि यहाँ अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, देम हम लगाएँगे, पीछे की बातें पता ही नहीं है, देम क्यों नहीं लगा रहे हैं? कुछ तो रीज़न तो होगा ना, ऐसे ही थोड़ी कि बस मज़ा नहीं आ रहा है ग्रामर को पढ़ने में। ग्रामर ऐसे थोड़ी चलती है कि मज़ा, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, पीछे का कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, कम से कम बात क्या चल रही है वहाँ पे। सो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। टेंस को आइडेंटिफाई करना है और इजीली कर सकते हैं आप, कौन सा टेंस है ये। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब को देखा जाता है। एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर एक्शन को, किसी पर्टिकुलर एक्शन को किसी टाइम पर बताने वाली चीज को ही टेंस कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को, कोई भी एक्शन हो रहा है, अगर उसको पर्टिकुलर टाइम पर, आप कोई भी टाइम है उसको बता रहे हैं, उसको ही हम टेंस बोलते हैं। टेंस क्या होता है, एक्शन और टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस है क्या एक्चुअल में, देखिए टाइम प्लस एक्शन ही एक्चुअल में क्या होता है, टेंस होता है। एक्शन और टाइम दोनों चीजें मिलकर क्या होती हैं, टेंस होती हैं। अगर मैं इसमें जो भी है, यहाँ पर टाइम और इसकी और एक्शन को क्या चीज दिखाती है, ये जो एक्शन होती है सर, इसको वर्ब दिखाती है। और टाइम को क्या है सर, टाइम को हेल्पिंग वर्ब दिखाती है। अगर मैं ऑप्शन देख लूँ यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, तो मुझे कह नहीं सकते, मैं टेंस बता दूंगा, जाहिर सी बात है वही चीज है। इसलिए हमें एक्शन क्या होती है, एक्शन दिखाने के लिए वर्ब को देखना पड़ता है। अब वर्ब देख लीजिए कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो विल है। सर विल एक मॉडल है जो कि फ्यूचर को शो करता है, तो ये आ जाएगा फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब है, एंड उसके बाद है यहाँ पे लेफ्ट। यहाँ पे क्या है सर, लेफ्ट है। तो लेफ्ट क्या है, हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म किस चीज को दिखाती है, परफेक्ट को। थर्ड थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो किस चीज को, कौन से टेंस को शो करती है, परफेक्ट को। तो ये टेंस कौन सा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा हुआ ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है जनाब, सो ये भी हमने कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा इसमें से जो प्रोनाउन नहीं होता है, तो हमें पता है ये तो बहुत सिंपल है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है, ये हु होता है ना, हु, इस टाइप से ये सब। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ईच वगैरह है, ईच है, एवरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। मस्क्यूलिन कोई प्रोनाउन नहीं होता है, मस्क्यूलिन जेंडर होता है। मस्क्यूलिन जेंडर की हम बात करते हैं, जेंडर, ना कि ये प्रोनाउन है। तो ये ऑप्शन जो है वो, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये नहीं है। बाकी ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मस्क्यूलिन कोई प्रोनाउन नहीं होता, मस्क्यूलिन जेंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड। ठीक है, हो सकता है आपके पापा भी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, किसी पर्टिकुलर कॉलेज से पढ़े होंगे, तो वहां पे होता है ना, एलुमनी मीटिंग होती है, एलुमनस होता है, ये सब चीजें हैं। कई सारे वर्ड्स हैं, इसके लिए आइए मैं कराता हूँ आपको। देखिए जनाब, एक वर्ड होता है एलुमनस। एलुमनस लिख लेना, इनको नोट डाउन कर लीजिए, एलुमनस।
अलुमनस की अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज को डिनोट करता है? अ मेल फॉर्मर स्टूडेंट। किसी भी यूनिवर्सिटी की, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, सो एक मेल की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मर स्टूडेंट यानी कि जो पढ़कर जा चुका है उसको हम एलुमनस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एलुमना की, यहाँ पे अगर आप ये लगाते हैं एलुमना, सो ये डिनोट करता है एक फीमेल को, अ फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा अ फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट, अ फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट। अच्छा, अगर यहाँ पर आप ये लगा दें एलुमनी, नॉट वो एलुमनी नहीं, एलुमिनी, एलुम एन ए ई, एलुमनी। एलुमनी अगर आप लगाते हैं तो ये शो करता है मल्टीपल फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट्स को, यानी कि ग्रुप ऑफ फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट। तो यहां मैं बोल सकता हूं मल्टीपल, यानी कि प्लूरल हो जाएगा यहां पर, मल्टीपल फॉर्मर फीमेल स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर मल्टीपल की बात कर रहे हैं। अच्छा, एलुमनी, जो एलुमनी होता है इन सबका ही जो कॉमन है वो चीज है एलुमनी, एलुम एलुमनी। एलुमनी प्लूरल है, एलुमनी क्या है? प्लूरल है, एलुमनस का प्लूरल होता है एलुमनी। तो ये दिखाता है सबको, यानी कि मुझे बोलना चाहिए ये एलुमनस जो होता है, एलुमनस एलुमनस का प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़कर जा चुके हैं उनको सबको हम एलुमनी बोलते हैं। कहते हैं ना इस यूनिवर्सिटी का एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब जितने भी लोग, अब वहां पे फीमेल भी कैंडिडेट आ गई और मेल कैंडिडेट भी। खास बात यह है, जो मेल होते हैं उनके लिए तो एक पर्टिकुलर वर्ड है एलुमनस, ठीक है, लेकिन उनके ग्रुप के लिए कोई वर्ड नहीं है। जैसे यहाँ अगर आप गौर करें, एलुमना जो है एक फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी अगर फीमेल स्टूडेंट है, एलुमनी लगा देते हैं हम, एन ए ई लगा देते हैं यहाँ पर। लेकिन मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मेल अगर बहुत सारे हैं तो वहां पर एलुमनी ही कहलाएंगे। अब यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ मेल भी है प्लस फीमेल भी है, दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एलुमनी हमने हमेशा आपने ये वर्ड सुना होगा। अब यहाँ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक ही ऑप्शन दिया है, सो एलुमनस हो जाएगा कोई भी एक स्टूडेंट। अब यहाँ ना तो बॉय की बात की गई है, ना यहाँ पर गर्ल की बात की गई है। सीनियर तो कोई हमसे, सीनियर तो जो हमसे बड़ा है, ठीक है, यानी कि क्लास में या किसी भी तरह से, तो उसको हम सीनियर बोलते हैं। हिस्पैनिक एक वर्ड होता है जो स्पेनिश स्पीकिंग पीपल के लिए हम लोग यूज करते हैं, उनके लिए हिस्पैनिक कहा जाता है। जो स्पीकिंग, जो क्या है, स्पेनिश स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। एक वर्ड है अलाइड, याद है आपको? देखिए मैंने स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्ड, वहां से एज इट इज कॉपी कर लेना। वी हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन, हम पहले ही कर चुके हैं। कहाँ पे किया है? 21 क्वेश्चन यही था, एलाइड ये था ना, यहाँ पर ये कॉपी कर दिया इन लोगों ने एज इट इज, एलाइड। तो ये वहां से कॉपी कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 27 सेज गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। देखिए मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर कराए हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं मैंने यूट्यूब पर, सब देख लीजिए आप लोग। एक मैंने अभी रिसेंटली कराया था 2003 का क्वेश्चन पेपर, वहां मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझाया था। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये क्रेसी की बात की जा रही है। क्रेसी क्या है? ये सर सफिक्स है। आर्की भी मैंने समझाया था, ये जो है आर्की क्या होता है सर, ये सफिक्स है। ये सब के सब किस चीज को दिखाएंगे? रूल बाई, यानी कि किसी रूल की बात की जा रही होगी। क्रेसी का मतलब होता है रूल बाई, सब के सब ये वर्ड दिखाएंगे। आर्की भी रूल बाई ही होता है, आर्की जो है ये भी रूल बाई ही होता है। मोनार्की, ठीक है, डाइआर्की, ये सब के सब किस चीज को शो करेंगे? रूल को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम रूल की बात कर रहे हैं। अब रही बात एरिस्टोक्रेसी, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ वैसे तो, बट कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जनाब एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाई प्रिविलेज्ड। एज इट इज कॉपी पेस्ट करा रहा हूँ, 2003 में भी मैंने कराया था ये। रूल बाई प्रिविलेज्ड। इसकी जरा स्पेलिंग अच्छे से कर लेना, या फिर नोबल क्लास। हाई लोग जो हैं अगर वो रूल करते हैं गवर्नमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको आप प्रिविलेज बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी भर भर कर पूछा जाता है। ये प्रिविलेज जो है, प्रिविलेज लोग जो हमसे हाई क्लास हैं, या कोई भी जो हाई क्लास है आपसे ज्यादा उसके पास रिसोर्सेस हैं, उसको आप प्रिविलेज बोलते हैं। प्रिविलेज की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको देख लेना। यहाँ पर डी लगा देते हैं, जो कि मतलब एक कॉमन एरर बन जाता है यहाँ से।
तो ये बात हुई हमारी किस चीज़ की? सर ये तो बात हुई आपके एरिस्टोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी, इसका आंसर ब्यूरोक्रेसी ही है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, बाय द ऑफिशियल्स। बाय द ऑफिशियल्स मतलब जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या जितने भी जो हाई, जो भी फर्स्ट क्लास के ऑफिसर्स हैं, सेकंड क्लास के ऑफिसर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट को पूरी तरह रूल कर लें तो उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्यों ना? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अगर वो ही रूल करने लगे कंट्री को तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। मोनार्की, और मोनार्की होता है रूल बाय वन, रूल बाय वन। रूल बाय वन की हम बात करते हैं, या तो मुझे बोलना चाहिए रूल बाय किंग, ये बोल देना चाहिए रूल बाय किंग या फिर क्वीन। जहां पर भी किंग या क्वीन का शासन होगा उसको हम मोनार्की बोलेंगे। अब रही बात मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी भी एक है, जो इंसान एक रूल करता है, जो फर्स्ट सिर्फ एक इंसान रूल कर रहा है उसको हम मोनोक्रेसी बोलेंगे। बड़ी खास बात है, जैसे आपने ऑटोक्रेसी भी पढ़ा होगा, मोनोक्रेसी यहाँ पे आया है। दोनों में डिफरेंस होता है अगर मैं बात करूं तो। और अक्सर आप लोग शायद हो सकता है कंफ्यूज भी रहते हो, जैसे कि इसके लिए भी एक नई स्लाइड लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक है मोनार्की, रूल बाय वन, रूल बाय किंग और क्वीन की बात कर रहे हैं हम, एक इंसान की। मोनोक्रेसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जनाब, हम यहाँ पे लिखते हैं एक जगह मोनोक्रेसी, मोनार्की। मोनार्की की हम बात कर रहे हैं वर्सेस मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी, क्योंकि दोनों जगह रूल की बात की जा रही है। यहाँ पे हमने बोला है रूल बाय, रूल बाय किंग, यहाँ स्पेशल जो है वो किंग होगा या क्वीन, किंग या फिर क्वीन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, वहां से आप कॉपी कर लेना। किंग और क्वीन की बात की जाएगी यहाँ पे, किंग और क्वीन। यहाँ पर है वन पर्सन, वन पर्सन, रूल बाय वन पर्सन, एक इंसान यहाँ पर रूल करेगा, क्योंकि मोनो का मतलब ही वन होता है, ये जो है क्रेसी मतलब रूल बाय। अच्छा, ये जो सर मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की जहां पर भी आपको वर्ड दिखाई दे देगा वहां पर हेरेडिटी की बात की जा रही होगी। हेरेडिटी, हेरे हेरेडिटरी, हेरेडिटरी, हेरेडिटरी पढ़ते हैं ना शायद इसको। मतलब हेयर से बात कर रहे हैं कि वहां वंशज की बात की जा रही होगी, हेरेडिटरी। यानी कि जैसा कि एक रूल है, कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहां पे क्या है, यहाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि पावर विद इन अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर ही मोनार्की में, फैमिली में पावर जो है ना वो क्या करती है, कभी इसके पास रहेगी कभी उसके पास में रहेगी, विद इन अ फैमिली रहती है पावर। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है अनदर फैमिली में। सो वी कैन से पावर, यहाँ पर जो पावर क्या होती है, पावर विद इन अ फैमिली की हम बात कर रहे होते हैं। पावर विद इन अ फैमिली, विद इन अ फैमिली, ये होता है मोनार्की। मोनार्की की खास बात यह है, या तो किंग का शासन होगा या क्वीन का शासन होगा। और हेरेडिटरी, यानी कि हेयर की बात, वंशज की बात की जा रही होगी कि आपका बेटा है, ठीक है, आपके बेटे का बेटा है, उसके बेटे का बेटा है, इस टाइप से पूरे वंशज की बात की जा रही होती है। विद इन अ फैमिली रहती है पावर, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। मोनोक्रेसी बहुत ब्रॉडर टर्म है। मोनोक्रेसी इज अ ब्रॉडर टर्म दैट रिफर्स एनी गवर्नमेंट वेयर, जहां पर कहीं पर भी हम एनी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एनी गवर्नमेंट वेयर एब्सोल्यूट पावर इज हेल्ड बाय अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल रूलर। ठीक है, यू कैन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। Monarchy, monocracy, we can say monocracy is a broader term that refers any government where absolute power is held by a ruler or single person. ठीक है, नॉट हेरेडिटरी, यहाँ हेरेडिटी की बात नहीं है, कोई भी है, भाई आप हैं पर्सन। एक तरह से डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं इसको हम, एक तरह से ये क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप भी हो जाएगा। एक पर्सन है जिसके हाथ में पूरी पावर है, जैसे क्या है उसका एग्जाम्पल हम, वो है ना साउथ कोरिया वाले हैं शायद, किंग जोंग, ऐसे ही किंग जोंग उन, इस टाइप से कुछ नेम है उनका। वो एक तरह से मोनोक्रेसी है, हेरेडिटरी की कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, मोनार्की नहीं है वहां पर, एक तरह से मोनोक्रेसी है। वन पर्सन के हैंड में ही है सारी पावर। टोटल पावर किसके, इंसान के है, सिंगल रूलर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। ही कैन बी एनी वन, ही कैन बी एनी वन, ही कैन बी एनी वन। ठीक है, लेकिन जो मोनार्की में कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर किंग या क्वीन ये जरूर है, और हेरेडिटरी यानी कि वंशज के आधार पर पूरी एक फैमिली है, फैमिली में इस टाइप से चलते आ रहे हैं, उनका बेटा उनकी बेटी, उनका बेटा उनकी बेटी, इस टाइप से
वहाँ मोनार्की होता है, बाकी सब जगह ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी होगा, दोनों में। कोई भी एक पर्सन बात कर रहा है, मोनो का मतलब ही वन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबरिक। बाबरिक जो है काफ़ी अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है, बाबरिक का मतलब होता है, वर्ड तो अच्छा है काफ़ी, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बेकार है। बाबरिक का मतलब क्या होता है जनाब? इट मीन्स अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, अनसिवी अनसिविलाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल। एंटोनिम हमें बताना है, ग्लूमी का भी मैं बताऊंगा, इसका एंटोनिम जो है वो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिविल। सिविल कौन होता है? सर सिविल होता है बहुत ही पोलाइट है कोई इंसान, बहुत ही, या कल्चर्ड की आप बात करें, कल्चर्ड, कल्चर्ड, ठीक है ना, कल्चर्ड। तो ये हुआ इसका आंसर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कोई बात नहीं की जा रही है, नोइजी की कोई बात नहीं। बारबरिक क्या होता है सर? अनसिविलाइज्ड और वेरी क्रूअल, इसका मतलब हो जाएगा सिविल, बहुत ही पोलाइट या फिर कल्चर्ड। ग्लूमी, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। सो वी शुड राइट सम अदर एग्जांपल्स और सम अदर सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। द फर्स्ट वन इज डोलफुल। डोलफुल का मतलब भी अनहैप्पी होता है या ग्लूमी, ये तो वर्ड है ही ग्लूमी हमारे पास, ठीक है। तीसरा वर्ड मोरोस भी होता है, मोरोस, एज इट इज लिख लेना इनको। इन सबका एक ही मतलब है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, और आप इसको अनहैप्पी कह सकते हैं, अनहैप्पी, ये हो जाएंगे अनहैप्पी। हिंदी वाले लिख लेना, उदास की हम बात कर रहे होते हैं ये। सो डोलफुल का मतलब भी अनहैप्पी, ग्लूमी भी और मोरोस भी, अनहैप्पी, उदास। फ्रेज है, हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा तुम्हारे चेहरे का रंग तो उड़ गया है, मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। फिगरेटिव लैंग्वेज में हम यूज करते हैं फेस हैड, फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, जो ये है फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, एक तरह से फिगरेटिव लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है मिजरेबल। इसका मतलब क्या होता है जनाब? मिजरेबल, मिजरेबल, ठीक है ना, आई वॉज मिजरेबल, ठीक है। अच्छा, मिजरेबल का मतलब भी नहीं पता होगा, मुझे पता है मोस्टली। सो मिजरेबल का मतलब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ही अनहैप्पी, नाखुश, वेरी अनहैप्पी ना। आई वॉज मिजरेबल मतलब आई वॉज अनहैप्पी, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव होता है। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी। सो उसका जो फेस था, उसके फेस का कलर उतर गया, ठीक है। सो वो कैसी हो गई? मिजरेबल हो गई। इसका मतलब हुआ शी वॉज टायर्ड, ठीक है। क्या हुआ? शी वॉज टायर्ड, नहीं सर, थकी नहीं थी वो, एग्जॉस्टेड नहीं थी, टायर्ड नहीं थी वो। तो जो फर्स्ट है ये भी नहीं हो सकता, टायर्ड, थकी भी नहीं थी। नीडिड मेकअप, मेकअप की तो जरूरत ही नहीं थी मैडम को। हैप्पी, हैप्पी नहीं बनी थी, बल्कि हैप्पी का उल्टा जो है वेरी अनहैप्पी हो गई थी। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, शी बिकेम मिजरेबल, आई बिकेम मिजरेबल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बात हमेशा याद रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए एम यू बी ए एल एल बी, ए एम यू स्पेशली बी एल एल बी और बी ए एल एल बी, हर साल जो नाउन टॉपिक होता है, नाउन टॉपिक से और कहीं से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, ये फिक्स है, लिख कर रख लीजिए आप इसको, हमेशा आता है, हर साल की बात करें आप, और ये क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, और मेरी वीडियो मुझे लगता है सीरियस बच्चे ही देख रहे होंगे, बाकी तो टिक भी नहीं सकते, इतना लंबा कौन ही टिकेगा यहाँ पर। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा यही है, पढ़ाने का जो लहजा है ना, जो वे है, वो ऐसा ही मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लासेस में भी, ठीक है। सो एक फाउंडेशन है जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही वे है हमारा, डीप में चीज़ों को लेकर जाने का। यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ये हाल है, जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम पर क्या होता होगा, हर एक वोकेबलरी को, हर एक ग्रामर के कंसेप्ट को समझ ही सकते हैं आप, बाकी क्या है। तो देखना पड़ता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। अगर कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, अगर है तो थोड़ा अंदर जाने की कोशिश की जाती है, उसमें डीप डाइव करते हैं यहाँ पे हम। सो एक टॉपिक है, मैं किस बात की बात कर रहा था मैं, अगर आप जो है बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन, ये लिख लेना आप लोग, कलेक्टिव नाउन, ये जरूर पढ़कर चले जाना। कलेक्टिव नाउन होते हैं, आपको पता है कि कई सारे ग्रुप ऑफ जो एनिमल्स हैं, ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं हम। सो वहां पे ही एक टॉपिक होता है कलेक्टिव नाउन, इसको जरूर कर लेना यार, यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन आ जाएगा, हर साल आता है, हर साल, एवरी ईयर आता है, इस साल भी हो सकता आ जाए, 2025 में आप बैठेंगे तो ये कर लेना आप लोग, ठीक है। मेरी तरफ से ये एक तरह से बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट है आपके लिए, इफ यू वांट टू गेट मेन कैंपस। चलिए, सो यहाँ पे है
सबसे पहली बात तो ऑक्सन, बुलॉक्स, ऑल टुगेदर आर कॉल्ड, जो ये हैं इनको एक साथ हम क्या कहते हैं? ठीक है, इनको हम कहते हैं कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है? देखिए कैटल जो है वो डोमेस्टिकेटेड वॉबिड एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं, डोमेस्टिकेटेड वॉबिड एनिमल्स के लिए। क्या हुआ सर? डोमेस्टिकेटेड, ये क्या आपने बोल दिया? ये वो जानवर हैं जिनको हम यानी कि पालतू बनाते हैं, जिनको जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, और बाकी ऑक्स है, ये कई सारी चीजें हैं जो ऑक्स है, भेड़ है, जिन जानवरों का जो भी एनिमल्स होते हैं जिनका हम मांस खाते हैं और जिनको हम क्या करते हैं, जिनका दूध पीते हैं, उनके ग्रुप जो छोटे बच्चे होते हैं उस ग्रुप को हम कैटल बोलते हैं स्पेशली। सो यू कैन राइट डोमेस्टिकेटेड वॉबिड एनिमल्स के हम यूज करते हैं। दूसरी बात, अ ग्रुप ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको? अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ काउस, है ना, काऊ के बच्चे जो होते हैं, बुल्स और ऑक्स। ठीक है, इस टाइप से ही ये जो है जो पालतू हैं उनके सबके ग्रुप को हम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटल किसको कहा जाता है? ठीक है, सो ये हो जाएगा कैटल। यहाँ पे पहली बात तो रही ये, इसको हम बोलेंगे कैटल। यही तो हमारे क्वेश्चन में है कि ऑक्सन, बुलशॉक, इन सबको एक साथ हम क्या बोलेंगे? सो इनको कैटल बोलेंगे। आंसर ये हुआ कैटल। अब रही बात प्राइड की, अगर और वर्ड लिखे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है हम इनको भी करने वाले हैं। इनका मतलब क्या हो जाएगा? सर इनका मतलब हो जाएगा, ये जो प्राइड है ये होता है अ ग्रुप ऑफ लायंस। याद रखना इसको, प्राइड एक तो होता है प्राउड वाला प्राइड, है ना, अपने ऊपर गर्व करना। दूसरा प्राइड अ ग्रुप ऑफ लायंस भी होता है, शेरों के ग्रुप को भी हम बोलते हैं। वोमिन क्या होता है? वोमिन, इसकी स्पेलिंग एरर है यहाँ पे यार, VER होता है वोमिन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है ये लिख लेना आप लोग, VER, वोमिन, VERMIN, वोमिन, ये होता है, ये कोई वर्ड नहीं है, वोमिन, ई होता है वहां पे। वर्मिन का मतलब क्या हो जाएगा सर? सर वर्मिन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पेस्ट लाइक रैट्स और इंसेक्ट। ठीक है, जो क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ, आप पेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, पेस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चूहे हैं, रैट हैं, रैट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। इनके हम ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्मिन बोलते हैं। फ्लॉक क्या होता है सर? फ्लॉक भी किसी ना किसी का ग्रुप तो होगा ही, तो ये होता है दो चीजों का, अ ग्रुप ऑफ, फ्लॉक क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ, और जो हमारे बच्चे हैं स्पेशली जो अरी फाउंडेशन के बच्चे हैं, ध्यान से कर लेना आप लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपको, तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, या तो हम पक्षियों के ग्रुप की बात करें या फिर आप शीप के ग्रुप की बात करें, भेड़ जो होती है। और जो ये शीप बर्ड होता है जनाब, ये सिंगुलर भी इसका शीप ही होता है, और इसकी खास बात यह है कि इसका प्लूरल भी शीप ही रहता है। ठीक है, जैसे कि फिश है, फिश का सिंगुलर भी वो होता है और प्लूरल भी फिश ही होता है। ऐसे ही शीप है, सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शीप इज कॉल्ड फ्लॉक। फ्लॉक कई बार पूछा है, आपने देखा होगा, बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में, बार बार रिपीट करते हैं। तो ग्रुप किस चीज का है? बर्ड का, पक्षियों का और शीप का, दोनों का अगर ग्रुप है तो इसको आप क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। कैटल बता दिया हमने, प्राइड हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ लायंस। यहां से आप लोग देख लेना, ठीक है, सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। चलिए, एन असेंबली ऑफ हेयरर्स, हेयर का मतलब होता है सुनना, सो सुनने वालों की स्कॉल्ड, इनको क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है ऑडियंस ही होगा, है ना, सुनने वालों का। मॉस्क की तो कोई मतलब ही नहीं है, मॉस्क का यहाँ पे मॉस्क क्या हो जाएगा? मॉस्क तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी तो जो ज्यादा में है, माइनॉरिटी इसका उल्टा हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कभी कभी तो बहुत सिंपल दे देते हैं, बहुत कॉमन वर्ड दे देते हैं ये। ऑडियंस क्या होती है? अच्छा, ऑडियंस होती क्या है? अगर मैं अपनी इसको अपने वर्ड्स में कराऊं तो कैसे कराऊंगा मैं? ऑडियंस क्या होता है ये बताएंगे? ऑडियंस तो आप जानते होंगे ना, ऑडियंस कहते किसको हम लोग ऑडियंस? सर ऑडियंस होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठा हुए हैं, गैदर हुए हैं सुनने के लिए। किसको सुनने? या तो कोई स्पीच है, लेक्चर है, कंसर्ट है, या कोई भी परफॉर्मेंस है, उसको हम ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियंस होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होता है ऑडियंस, है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टू लिसन टू, किस चीज को लिसन टू? टू लिसन, लिसन के बाद टू आता है हमेशा। टू लिसन टू, किस चीज को सुनने के लिए? या तो कोई स्पीच है, वो भी, उसको भी हम ऑडियंस बोलते हैं,
कोई लेक्चर सुनने के लिए आप आ रहे हैं कहीं पर, वो भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक आपका ऑडियंस हो जाएगा, है ना? कोई कंसर्ट देखने के लिए गए हैं आप, कैनेडी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कंसर्ट देख रहे हैं, तो भी आप ऑडियंस हैं। और कोई भी परफॉर्मेंस है, अदर परफॉर्मेंस, उसको हम ऑडियंस बोलते हैं, अदर परफॉर्मेंसेस। ठीक है ना? ये लिख सकते हैं आप। सो अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस टू लिसन टू अ स्पीच है, लेक्चर है, कंसर्ट है, कोई भी उसको हम ऑडियंस बोलेंगे। ऐसे ही है, एक असेंबली है हियरर्स की, सुनने वालों की, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों ने अप एंड डाउन लगाया होगा, मुझे पता है, लेकिन यार इतना आसान भी नहीं है ये वर्ड। फास्टर तो सबसे पहली बात तो फास्टर नहीं होगा, गो स्लो नहीं होगा, दोनों कोई मतलब नहीं है इन दोनों वर्ड का। या तो अप एंड डाउन आपने लगाया होगा या फिर वैसिलेट। वैसिलेट करने से पहले वैसिलेट का मीनिंग हमें जानना पड़ेगा, वैसिलेट का मतलब होता क्या है। ठीक है, सो वैसिलेट का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो फ्लक्चुएट का मतलब आप जानते होंगे, फ्लक्चुएशन होता क्या है। अगर मैं फ्लक्चुएट की बात करूं तो किसी चेंज की हम बात करते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली हो रहा है या फिर इरेगुलरली। मतलब अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो फ्लक्चुएशन क्या है? फ्लक्चुएशन वही वही तो होता है, जैसे कि रेट में किसी के प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है। मतलब अभी 150 था, बी 150 था, अभी क्या हुआ, जस्ट शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो किसी भी शेयर का प्राइस अभी 150 था, अभी तुरंत 70 आ गया, फिर हुआ 150 से 170 पहुंच गया। होता है या नहीं? तो 170 हुआ, 170 हो सकता है तुरंत फिर 120 आ गया। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, चेंजिंग। किसी चीज में चेंज हो रहा है, चेंजिंग, कुछ बदल रहा है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, या फिर आप बोल सकते हैं इरेगुलरली, इरेगु इरेगुलरली। मतलब कोई कोई पैटर्न नहीं है वहां, कोई पैटर्न, रेगुलर पैटर्न नहीं है। मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए अभी 20 बढ़ा था, अब 40 बढ़ा था, अब 60 हो जाएगा, अब 80 हो जाएगा, कोई पैटर्न नहीं है। अगर 20 है तो डायरेक्टली 860 हो गया, 60 से पता लगे 50 आ गया, तो कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, एक इरेगुलर पैटर्न है। इस चीज को ही हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, फ्लक्चुएट होना। यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएट का मतलब होता है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। ये क्या हुआ, कलर ही बहुत बेकार है ये तो, कोई मसला नहीं है। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली और इरेगुलरली, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा सर आपका फ्लक्चुएट। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक चीज है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब क्या होता है जनाब? वैसिलेट का मतलब भी यही होता है एक तरह से, अगर मुझे बोलना चाहिए तो वैसिलेट का मतलब हो जाएगा बी अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित रहना, अनसर्टेन रहना। व्हाट टू डू, बी अनसर्टेन। इसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो, बी अनसर्टेन, बी अनसर्टेन, बी अनसर्टेन, व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। जैसे क्या है, वैसिलेट होता है, कैसी वैसिलेट वाली सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी कि मुझे बोलना चाहिए, हम डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे आपके दोस्त है, आपके पापा हैं, आपके पापा आपसे बोल रहे हैं आप इंजीनियरिंग करो, ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी कह रही है आपको लॉ करना चाहिए। कोई आपका दोस्त मिलता है, आपका दोस्त कहता है नहीं नहीं यार ऐसा करो, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। फिर कोई और दोस्त मिलता है, वो कहता है नहीं नहीं यार, तुम तो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम्हें जज बनना चाहिए। तो वो जो है ना, यू आर, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार तुम्हें करना क्या है, आप अनसर्टेन हैं। दूसरी बात, आपका मन हुआ, जैसे हम बहुत बहुत बार करते हैं ना, आपका मन हुआ, किसी शॉप पर गए आप, शॉप पर जाने के बाद में आपने कहा कि यार मुझे पिज्जा दो, तो मुझे पिज्जा चाहिए। आपने जो भी शॉपकीपर थे उनको कहा कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, पिज्जा नहीं, मुझे बर्गर दीजिए। फिर आपने कहा, फिर आपका दिमाग कहा नहीं नहीं यार, मुझे जो है ना, मुझे तो वाटर बॉल्स खानी है, पानी पूरी खानी है। फिर आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कीजिए आप दोबारा पिज्जा ही दे दीजिए। है नहीं, ये चीज क्या है, अनसर्टेन है, बी अनसर्टेन व्हाट टू डू। मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको करना क्या है यार, आप चाहते क्या हैं, वो चीज होती है वैसिलेट होना। वहां पर ऊपर क्या था, चेंजिंग फ्रिक्वेंटली और इरेगुलरली। ठीक है, वहां भी कोई एक पैटर्न नहीं था, यहां पर भी पैटर्न नहीं था, तो इनडायरेक्टली जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा वैसिलेट होना। यही तो मतलब है ना दोनों का, यही तो मतलब हो जाएगा, चेंजिंग फ्रिक्वेंटली और इरेगुलरली। यहाँ वैसिलेट भी यही था, बी अनसर्टेन व्हाट टू डू, जैसा मैंने अभी बताया आपको। अब रही बात अप एंड डाउन की, आपको होगा यार अप एंड डाउन भी तो हो जाएगा ना सर, अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होना मतलब चेंज होना, तो अप एंड डाउन। अरे यार अप एंड डाउन जो है ना, वो मूवमेंट की बात करता है। मतलब यहां पर थे आप, यहां पे खड़े थे, अब यहां पहुंच गए, फिर यहां से यहां आ गए, फिर यहां पे पहुंच गए, तो ये मूवमेंट की बात करता है, यानी कि पहले नीचे आए,
फिर ऊपर चले गए अप एंड डाउन, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। मूवमेंट की, यहाँ मूवमेंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंटली चेंज की जा रही है इरेगुलरली किसी चीज का, वैसे ही वैसिलेट होता है। देखो सिनोनिम कभी, मैंने क्या बताया, सिनोनिम नाम की इस दुनिया में कोई चीज होती नहीं है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। फिर क्या होता है, सिनोनिम नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। हर एक वर्ड अपना कोई कॉन्टेक्स्ट रखता है, हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। इसीलिए ये रीजन है, देखो इन लोगों ने ऑफिशियल पेपर में नियरेस्ट लिखा है ना, एग्जैक्ट नहीं लिखा है, देखो नियरेस्ट लिखा है कि यार इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग बताओ जरा कौन सा होगा। तो नियरेस्ट तो इसका अपना एक पर्टिकुलर सेंस है, उसका अपनी पर्टिकुलर सेंस है, लेकिन एक दूसरे में कॉमन है, कुछ ना कुछ चीज है। ये भी अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, ये भी अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा। देखो नियरर लिखा है, यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग बताना है हमें, एग्जैक्ट तो इन्होंने भी नहीं पूछा है, तो इस वजह से वैसिलेट होगा यहाँ पे मीनिंग। दूसरी बात, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले सकता हूँ, और मैं क्या लिखूं, मान लीजिए आई कैन राइट हियर कि मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से रहे वैसिलेट होता क्या है। वैसिलेट आप बोल सकते हो, मैं अपना लेता हूँ गुफरान, गुफरान वैसिलेटेड, क्योंकि वर्ब है ना तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यानी कि बहुत ही अनिश्चित रहा दो चीजों में, बिटवीन कि व्हाट शुड आई डू, बिटवीन स्टडिंग लॉ, मुझे लॉ स्टडी करना चाहिए, या और एंड बोल सकता हूं, एंड परसुइंग इंजीनियरिंग, परसुइंग इंजीनियरिंग, परसुइंग इंजीनियरिंग, परसुइंग इंजीनियरिंग। और क्या बोल सकते हैं, अनेबल टू डिसाइड विच करियर शुड आई चूज, अनेबल टू डिसाइड, आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड, सो अनेबल टू डिसाइड विच करियर, विच करियर, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, कैरियर होता है, करियर दूसरा वाला होता है, कैरी करने वाला, सो विच करियर टू चूज या शुड आई परस्यू, तो इसको शॉर्ट में आप चूज लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था सर, गुफरान वॉज, आप ये बात कर रहे हैं गुफरान वॉज वैसिलेटेड, यही तो है ना वैसिलेटेड, गुफरान वॉज वैसिलेटेड, यानी कि अनसर्टेन था, विच करियर शुड आई चूज, वैसिलेटेड। यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं ये वैसिलेटेड किस चीज में, क्या स्टडी लॉ करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग करना चाहिए। आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लॉ करूं मैं या फिर मैं इंजीनियरिंग करूं। यहाँ पे होता है जब इंसान फंस जाता है ना, बीच में एक ऐसे डायलमा में होता है, पता ही नहीं कर पा रहा है उसको क्या करना है, वो बोलते हैं तो बी अनसर्टेन व्हाट टू डू, इसका मतलब वैसिलेट होता है, सिंपल। और अप एंड डाउन जो है, जैसे कि आप किसी का भी एक लड़की का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी वैसिलेटेड बिटवीन ऑर्डरिंग बिरयानी और पिज्जा फॉर डिनर, तो वो अनिश्चित थी, क्या उसको पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए या बिरयानी ऑर्डर करनी चाहिए। तो वी कैन से शी वैसिलेटेड बिटवीन ऑर्डरिंग बिरयानी और पिज्जा डिन फॉर डिनर। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा ये। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वर्ड इज फाइंड द एंटोनिम फॉर स्ट्रेट। स्ट्रेट का हमें एंटोनिम बताना है। अब स्ट्रेट तो आपको पता है, स्ट्रेट क्या है, मतलब जो चीज सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट तो सीधा होगा ना, तो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, यानी कि स्ट्रेट कोई चीज, जैसे कि इसको हम बोलते हैं तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट है, तो जो भी चीज स्ट्रेट है। ओके, अच्छा रही बात फ्लैट की, फ्लैट क्या होता है, सरफेस के लिए आप यूज करते हैं स्मूथ। फ्लैट क्या है, कोई चीज फ्लैट है तो जिसका स्मूथ सरफेस है उसको हम फ्लैट बोलते हैं। अनबेंट है जो कि नोट कर्व है, यानी कि जो कर्व नहीं है, मुड़ी भी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनबेंट बोलेंगे। कर्व जो चीज मुड़ी हुई नहीं है, अनकर्व, तो ये भी नहीं हो सकता फ्लैट, अनबेंट भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट या जिगजैग की बात की जाएगी, डायरेक्ट तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, डायरेक्ट तो कोई चीज जो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो आंसर आएगा वो स्ट्रेट का आएगा, जिगजैग। ठीक है, आंसर आएगा जिगजैग। अब जिगजैग होता क्या है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, यही तो होती है ना जिग जैग लाइन, या आप इसको बोलो जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये तो है ना, इसको आप जिग जैग बोलते हैं। तो कोई चीज अगर सीधी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये हो जाएगा। तो बस यही चीज है, इसका जो आंसर आएगा एंटोनिम, उल्टा पूछा है, सीधा तो हमारे पास में डायरेक्ट हो जाता, या मुझे बोलना चाहिए अनबेंट या फ्लैट, ये सब हो जाते यहाँ पे, लेकिन जिग जैग हमेशा आंसर आएगा। अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबेडियंस, ओबेडियंस का मतलब जानते हैं, आज्ञा किसी की, यानी कि आज्ञा का पालन करना, ओबेडियंस। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो कितने रिपीटेशन है यहाँ पे, अगर आपने गौर किया हो तो फ्लैट यहाँ पर है, अनबेंट है यहाँ पर भी, देखो इन्होंने फ्लैट अनबेंट दे दिया, सीओडी ऑप्शन, पीछे भी ऐसा ही किया था, एलाइड कर दिया था। तो बहुत ही वो करते हैं यार ये लोग, मतलब क्या बोलना चाहिए इनको, बहुत रिपीट करते हैं चीजों को। सबसे पहली बात तो पैसिफिस्ट कौन होता है,
यहाँ पे आपसे कंप्लीट डिमांड की बात कर रहा है कोई इंसान, उसके बारे में। पैसिफिस्ट कौन होता है? पैसिफिस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स, BELIEVS, हु बिलीव्स, जो इंसान बिलीव करता है किस चीज में? शांति में, इन पीस और नॉन वायलेंस में, और नॉन वायलेंस में। ठीक है, उसको हम पैसिफिस्ट बोलते हैं। एक इंसान है जो बहुत ही शांत इंसान है, मतलब शांति में विश्वास करता है। ठीक है, जैसे गांधी जी थे। गांधी जी कौन थे? पैसिफिस्ट इंसान थे ना, कि कभी भी हिंसा, अहिंसावादी, अहिंसावादी है ना, तो वो हो जाएगा पैसिफिस्ट इंसान। रही बात टेररिस्ट की, अनबेंड तो आपको पता है, जो चीज कर्व नहीं है, फ्लैट एक सिंपल, दोनों चीजें अलग है इनका मीनिंग। यहाँ जो इंसान ओबेडियंस की बात कर रहा है, कंप्लीट ओबेडियंस की, भाई मतलब आज्ञा का पालन करो, मानो मेरी बात को। वैसे तो बहुत दूर का एग्जाम्पल है ये टेररिस्ट। इसका जो आंसर आना चाहिए था, इट शुड बी, मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या होना चाहिए था? इट शुड बी या तो ऑटोक्रेट होना चाहिए था यहाँ पे, या डिक्टेटर होना चाहिए था, है ना। टेररिस्ट की जगह यहाँ तो या तो ये लोग देते ऑटोक्रेट, टेररिस्ट की जगह या तो इन लोगों को ऑटोक्रेट देना चाहिए था, ऑटोक्रेट, या तो ऑटोक्रेट होता या फिर डिक्टेटर इसको देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, पता नहीं क्या दिमाग में इनके आ रहा था कि इन्होंने ऑप्शन ऐसे बनाए हैं। कोई मसला नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि सिनोनिम नाम की कोई चीज नहीं होती है। खैर जो भी है, अब इन्होंने दिया है तो हमें करना तो पड़ेगा ही, वरना एक्चुअल में तो ऑप्शन ही ये बनना चाहिए था, या तो यहाँ ऑटोक्रेट देते ये, या डिक्टेटर इन्हें देना चाहिए था, दोनों में से, जब आप कंप्लीट ओबेडियंस की बात कर रहे हैं तो। लेकिन कोई मसला नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है भाई, डी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता आपके पास में, है ना। जब आपके पास में, जब जब आपके पास में डी भी नहीं हो सकता, सी भी आपने मना कर दिया, ये आप बात कर रहे हो जो इंसान उल्टा है, ये तो उल्टा हो गया ना, टेररिस्ट का उल्टा हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ही आएगा। टेररिस्ट कौन इंसान होता है? टेररिस्ट वो इंसान है जो मतलब जबरदस्ती आपसे, टेररिस्ट कौन है? डिमांड की बात करता है ना टेररिस्ट, जबरदस्ती, कंप्लीट ओबेडियंस की बात, जबरदस्ती मतलब लोगों पर कब्जा करना, अत्याचार करना, वो चीज हो जाएगी ना यहाँ पर, तो इसको ही हम बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो सही तो ऑटोक्रेट या फिर डिक्टेटर होना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है, इन्होंने नहीं दिया, तो हमारे पास जो है हम उसको ही देखते हैं, टेररिस्ट हो जाएगा, कंप्लीट ओबेडियंस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर ये डॉट लगा लीजिएगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो यहाँ से, आई लाइक टू टेक, मुझे पसंद है, अ या फिर एन अप्रोच रादर देन टेकिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स एट वन टाइम, है ना। यानी कि मुझे पसंद है, आप कुछ पसंद है इसको, छोटी प्रॉब्लम नहीं एक टाइम पर, अब वो किसी और चीज की बात करेगा, टैकलिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स एट वन टाइम रादर देन, यानी कि छोटी प्रॉब्लम उसको पसंद नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहे, तो उसकी जगह कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो एक बात बताइए, चार ऑप्शन है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि आई लाइक टू टेक अ, अगर मैं प्रॉब्लमैटिक लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, मुझे पसंद है प्रॉब्लमैटिक अप्रोच लेना। यार प्रॉब्लमैटिक अप्रोच लेना, प्रॉब्लमैटिक तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात कर रहे हो ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। कैसी, ऐसे वन बाई वन ना, जब आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप ऐसे रखकर देख सकते हैं, आई लाइक टू टेक, क्या मुझे पसंद है, प्रॉब्लमैटिक, सर प्रॉब्लमैटिक तो अप्रोच नहीं हो सकता, प्रॉब्लमैटिक अप्रोच थोड़ी बात करेंगे हम, है ना, प्रॉब्लमैटिक थोड़ी हो जाएगा। ऐसे ही इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, हम थोड़ा सा यूज करते हैं, जो एक मतलब जिसकी कोई रेंज नहीं है ना। तो ऐसी आप कोई ऐसी क्या बोल सकते हैं, ऐसी अप्रोच थोड़ी लेंगे जिसकी कोई रेंज नहीं है, इन्फिनेटिव अप्रोच, तो ये भी नहीं हो सकता। तो या तो होलिस्टिक आएगा या बारबरिक आएगा। बारबरिक मैं करा चुका हूं आपको यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो देखिए, मैंने ये कराया था। बारबरिक का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड या वेरी क्रूअल। अब यहाँ है, ये बात की जा रही है, तो क्या मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, क्या पसंद है मुझे, मुझे पसंद ये है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड और वायलेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया इंसान है आप। आपको क्या पसंद है? आपको सर ये पसंद है, आई लाइक टू टेक अ बारबरिक अप्रोच, है ना, मुझे पसंद है बारबरिक अप्रोच, मतलब अनसिविलाइज्ड और वायलेंट, वेरी क्रूअल अप्रोच लेना पसंद है, रादर देन टैकलिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स एट वन टाइम। तो अगर इसका आप मीनिंग देखें तो देखिए, ये भी नहीं हो सकता, बारबरिक अप्रोच थोड़ी पसंद होगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर हो जाएगा होलिस्टिक। तो होलिस्टिक तो है, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक मीन्स, अगर मुझे लिखना चाहिए तो इसका मतलब होता है, होलिस्टिक मीन्स लुकिंग, लुकिंग, लुकिंग एट द, लुकिंग एट द होल थिंग, होल थिंग, यानी कि कंप्लीट चीज की आप बात कर रहे होते हैं, वहां पे लुकिंग एट द होल थिंग,
इंस्टीड ऑफ इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ पार्ट्स की, जस्ट पार्ट्स, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट की बजाय आप पूरे के पूरे किस चीज की बात कर रहे होते हैं, पूरे होल थिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीट थिंग की, ठीक है। सो आई लाइक टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच रादर देन टेकिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स एट वन टाइम। यानी कि एक पर्सन शिकायत लेकर आया उस, यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर ना कोई भी एक एरिया है, अब इसमें बहुत सारे घर हैं, इस घर में एक इंसान लेकर आया यहाँ पर कि सर मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। एक इंसान लेकर आया सर मेरे घर पर जो है वो लाइट नहीं आ रही है। एक घर आया कि सर मेरे घर पर लड़ाई हो रही है। एक पर्सन लेकर आया कि सर मेरा भाई ने आपस में छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं। एक पर्सन लेकर आया कि सर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये क्या हुई सर, रादर टैकिंग छोटी छोटी प्रॉब्लम। इसके बजाय ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब आई लाइक टू टेक हॉलिस्टिक अप्रोच लेंगे, यानी कि लुकिंग एट द होल थिंग इंस्टेड ऑफ जब छोटे छोटे पार्ट, पूरी चीज को। तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ किसी पर्सन को यहाँ पर क्या करें, मतलब वन बाई वन पर्सन से ना मिलकर, छोटी छोटी प्रॉब्लम को ना देखकर, हो सकता है यहाँ एक पर्सन को अपॉइंट कर दें कि भाई ऐसा है, तुम देखो इन सारी, इस पूरे एरिया का जो कमांड है वो तुम्हारे हाथ में है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ से ये पर्सन, एक पर्सन को हम यहाँ पर हॉलिस्टिक अप्रोच ये होती है, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बजाय आप क्या है, एक अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जैसा कि क्या है, जैसे एक बात बताइए, हम क्या कहते हैं, कोई बेगर है, भिखारी है, ठीक है। एक बेगर है, प्रोस्टिट्यूट है। अब ये लोग है ना, हर जगह आप देखेंगे तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अगर वो बेगर यानी कि भीख मांग रहा है तो कोई ना कोई उसका रीजन है ना यार। अगर उसके पास में पैसे होंगे तो क्यों मांगेगा, किसको अच्छा लगता है मांगना। आप क्या करेंगे सर, वन बाय वन बेगर को हटाने से अच्छा है कि क्यों ना मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दूं यहाँ पर, है ना। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है ना भाई, अगर कैसा हो सबको उठाकर हम इनको नौकरी दे दें, सबको जॉब दे दें, हम यहाँ पर जॉब प्रोवाइड कर दें, तो हॉलिस्टिक अप्रोच होगी। यानी कि पूरी चीज को हम देख रहे हैं कि अगर ये भीख मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, यार इनके पास पैसे नहीं है ना इसलिए मांग रहे हैं। अगर कहीं प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उन लड़कियों के पास में पैसे नहीं है ना, इस वजह से चल रहा है। अगर हम उनको एक जॉब दे दें तो क्यों करेंगे वो, प्रोस्टिट्यूशन क्यों होगा, बैगरिंग क्यों होगी, बैगर क्यों बनेंगे नए नए बैगर, बच्चों को क्यों किडनैपिंग होगी, चाइल्ड किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होगी, क्यों हो रही है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास में, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये होता है हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि लुकिंग एट द होल थिंग, पूरे सिनेरियो को देखना इंस्टेड ऑफ जस्ट छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फिल इन द ब्लैंक विच इज अप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड। अच्छा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आप डॉट लगा लेना। सो इंडिया इज कमिटेड अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। कमिटेड के बाद में हमेशा जो है वो टू का यूज किया जाता है, कमिटेड टू। ये कमिटेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू प्रपोजिशन, कमिटेड टू। जहां पर भी कमिटेड आएगा वहां हमेशा आप किस चीज को फॉलो करेंगे, टू को फॉलो करेंगे। कमिटेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। तरह से कमिटेड टू का मतलब निकल कर आता है डेडिकेटेड टू, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना चाहिए ही इज ही इज कमिटेड टू ही इज कमिटेड ही इज कमिटेड टू बी ए एल एल बी प्रिपरेशन, प्री BALLB प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हैं। सो एक तरह से कमिटेड टू का जो मतलब निकल कर आ जाएगा, यानी कि वो ही इज कमिटेड टू, वो कमिटेड किस लिए है, डेडिकेटेड। तो यहाँ पर डेडिकेटेड लिख सकते हैं हम, है ना, ही इज डेडिकेटेड टू। सो यहाँ पे क्या, ही इज कमिटेड टू, कमिटेड के बाद में हमेशा टू प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। ही इज कमिटेड टू BLLB प्रिपरेशन, मतलब वो फिलहाल जो है वो डेडिकेटेड है BLLB प्रिपरेशन में। तो कमिटेड के बाद हमेशा टू प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन हो जाएगा। हम करते हैं, पिक आउट द नाउन इन द पजेसिव, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है पजेसिव केस कौन सा है, पजेसिव केस को, नाउन का जो है वो पजेसिव केस बताना है। देखिए जनाब, पजेसिव केस होता क्या है, जहां पर ओनरशिप की बात की जा रही होती है। जैसे मैं बोलता हूं द पेन ऑफ गुफरान, गुफरान, तो ये पेन है, ऑफ क्या दिखाता है, का, हिंदी में हम यही तो बोलते हैं। पेन किसका है सर, गुफरान का है, यही तो है ना। यानी कि द पेन किसका पेन है, ऑफ गुफरान। तो इस पेन पर पोजीशन किसका है, गुफरान का पोजीशन है। इसके बजाय अगर मैं चाहूं तो इसको ये भी कह सकता हूं गुफरान्स पेन, गुफ गुफरान्स पेन, ये भी तो बोल सकता हूं ना मैं यहाँ पे। तो ये चीज हो जाएगी। तो इस पेन पर पोजीशन किसका है सर, गुफरान का है। पेन है तो किसका है, गुफरान का पेन है। ऐसे ही ये पेन है। तो दो तरह से हमारे पास में ना इनको अपोस्ट्रोफी का लिखने का तरीका होता है, या तो आप इसको ऑफ से लिख दे सकते हैं या आप डायरेक्ट
अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ये जो ऊपर कॉमा होता है इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछा पोजीशन वाला केस कहाँ पर है, ओनरशिप की बात की जा रही है यहाँ पर। सर बॉय तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस स्पीच, वॉइस। वॉइस किसकी है, आवाज किसकी है, लड़के की, है ना। द वॉइस, वॉइस, बॉय की जो लड़के की क्या है, वॉइस है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है वेनरेट। वेनरेट का मतलब क्या होता है जनाब? वेनरेट एक ऐसी टर्म है जो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट और बहुत ही ज्यादा आदर और बहुत ही, मतलब मुझे बोलना चाहिए क्या, बहुत रेस्पेक्ट को शो करती है। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे बहुत बड़े हमसे, यानी कि बहुत बड़े हमसे, बहुत सीनियर है, वो आते हैं तो हम ऐसे एक तरह से पूरी तरह उनको ना, अ, उनके रेस्पेक्ट में हम क्या होते हैं, पूरी तरह एक झुक जाते हैं। जैसे वेनरेट का एक्चुअल में मतलब तो ये होता है, बहुत जापान में आपने देखा होगा, जापान वाले जब आपस में मिलते हैं तो अपना इस टाइप से ना पूरा सर झुकाते हैं, है ना, आधा आधा सर झुकाते हैं दोनों, चाहे बच्चा भी है छोटा भी है, सबको एक तरह से सर झुकाते हैं आपस में एक दूसरे को, तो वो वेनरेट होता है। वेनरेट का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अपोजिट पूछा है यहाँ पर, यहाँ अपोजिट की बात की जा रही है। अगर यहाँ सेम पूछते सिनोनिम तो रेस्पेक्ट हो जाता, तो अपोजिट क्या हो जाएगा सर? अपोजिट हो जाएगा डीपली रेस्पेक्ट, यानी कि आपके दिल में किसी के प्रति बहुत ही डीपली रेस्पेक्ट है, डीपली रेस्पेक्ट और ऑनर, ठीक है। तो सीवियर होता है वेरी, मतलब सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस, बहुत सीरियस कोई चीज है उसको हम सीवियर बोलते हैं, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। तो ये नहीं हो सकता, बहुत सीरियस की बात नहीं, इनिशिएट तो किसी चीज को स्टार्ट करना, रेस्पेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये सिनोनिम हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ होगा कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, जानते हैं निंदा करना, कंडेम्ड का मतलब निंदा। तो अगर किसी की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट पूछा, तो यहाँ पे किसी की निंदा कर रहे हैं आप, ठीक है, यही तो मतलब हो जाएगा। अगर वहां आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ किसी की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज और डिसअप्रूव, है ना, किसी इंसान की ओपिनियन या किसी इंसान से, किसी इंसान को स्ट्रांगली क्या करना, डिसअप्रूव करना, स्ट्रांगली, तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, फिर यही बात है, इंडिया इज फ्री फ्रॉम द, इंडिया इज फ्री फ्रॉम द ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये बात की जा रही है। चलिए जनाब, अगर मैं यॉर्क की बात करूं तो सिर्फ यहां मैं डायरेक्ट करा सकता हूं, यहां पे एक वर्ड होता है YOKE, योग। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में तो हम इसको गुलामी बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो गुलामी, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप चाहें तो ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कि किसी को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, कंट्रोल करना किसी पर, या फिर डोमिनेशन की हम बात करते हैं, डोमिनेशन, डोमिनेशन, ठीक है ना, किसी पर अपना अधिकार जमाना, बाई अ रूलर, बाई अ रूलिंग पावर, बाई अ रूलिंग पावर, रूलिंग पावर। हिंदी में सबसे अच्छी बात है, इसको आप ये लिखो गुलामी, ठीक है ना, गुलामी, या गुलाम भी बोल सकते हैं, गुलाम, हिंदी वाले ये लिख लेना। ऑपरेशन, कंट्रोल, डोमिनेशन, वाई रूलिंग पावर, यही हो जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर योग ही आएगा, यानी कि इंडिया इज फ्री, इंडिया किससे फ्री है, गुलामी से, किसकी गुलामी से, ब्रिटिश ऑफ एम्पायर की, है ना। सो इंडिया इज फ्री फ्रॉम द योक ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, गुलामी से है, ऑपरेशन से फ्री है, किसके फ्री है ऑपरेशन से, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का जितना भी उन लोगों ने हमारे ऊपर एक्सप्लोटेशन किया, जितना अत्याचार किया, उससे हम क्या है, फ्री है, योक, ऑपरेशन, कंट्रोल, डोमिनेशन बाय अ रूलिंग पावर, या गुलाम या गुलामी, ठीक है। अच्छा आप चाहें तो आप गूगल पे इनको सर्च कर सकते हैं, ये भी इनका भी मीनिंग कुछ ना कुछ आएगा निकल कर। वैसे एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड है इंग्लिश में, ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में, ये भी कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है और ये भी कोई नहीं है, इनका होता तो मैं जरूर समझा देता आपको, कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, कोई किसी का नेम है तो कोई कुछ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश डिक्शनरी में मुझे बोलना चाहिए ऐसे कोई वर्ड है ही नहीं, योक, युक, यीक, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है इंग्लिश में जो कि योक है, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 सेज द लर्नर शुड बी, जो लर्नर है यानी कि सीखने वाला है, जो किसी चीज को लर्न करना है, उसको क्या होना चाहिए, टू टेक अ स्मॉल स्टेप फर्स्ट, पहले उसको छोटे स्टेप लेने चाहिए, दैट विल प्रोवाइड इमीडिएट सक्सेस, जो उसको सक्सेस इमीडिएट प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट सक्सेस प्रोवाइड करेंगे, एंड द लर्निंग। चलिए वही वाली बात है, एक एक ऑप्शन को ना रखकर देखो आप, जैसे यहां पर है लर्नर शुड बी, तो लर्नर को क्या होना चाहिए,
शुड बी कैसा होना चाहिए, फोर्स किया जाना चाहिए टू टेक अ स्मॉल स्टेप। अगर मैं बी लगाता हूं तो यहां पर हो जाएगा लर्नर को, सीखने वाले को ना यार फोर्स किया जाना चाहिए। यार किसी सीखने वाले को आप फोर्स कैसे कर सकते हो आप, बी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अच्छा, लर्नर को जो है सीखने वाले को डायरेक्ट किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा डायरेक्शन से, किसी को आप यानी कि डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होता है इसका मतलब होता है, जो क्वेश्चन है इसका मतलब होता है वॉन, वॉन करना, है ना, किसी को वॉन करना। तो यहाँ पर आप धमकी की बात कर रहे हो क्या, कि लर्नर शुड बी वॉन्ड, यानी कि सीखने वाले को धमकी दी जानी चाहिए, वॉन्ड किया जाना चाहिए, किस लिए, टू टेक अ स्मॉल स्टेप फर्स्ट, है ना, पहले छोटे स्टेप लेने के लिए जो उसको इमीडिएट सक्सेस प्रोवाइड करें लर्निंग में। तो धमकी थोड़ी दी जाएगी उसको, है ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती फोर्स भी नहीं करते। डायरेक्ट और फोर्स एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, ए ऑप्शन। द लर्नर शुड बी इनकरेज, लर्नर को क्या किया जाना चाहिए, इनकरेज। इनकरेज का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हिंदी में हम प्रोत्साहित बोलते हैं ना, इंग्लिश में मोटिवेटेड। सो लर्नर को मोटिवेट किया जाना चाहिए, है ना। लर्नर शुड बी मोटिवेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें सपोर्टेड, सही हो जाएगा ना। द लर्नर शुड बी एनकरेज्ड या मोटिवेटेड और सपोर्ट टू टेक अ स्मॉल स्टेप, यानी कि छोटे छोटे स्टेप लो जनाब, है ना, एकदम से सक्सेस के पीछे मत भागो, छोटे छोटे स्टेप लो। दैट विल प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करेगी इमीडिएट सक्सेस, तुरंत सक्सेस, एंड री इनफोर्स, उसकी लर्निंग में क्या करेंगे, री इनफोर्स। मतलब री इनफोर्स का मतलब होता है, री इनफोर्स का मतलब क्या होता है जनाब, यानी कि किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। री इनफोर्स का मतलब, री इनफोर्स, री इनफोर्स का मतलब होता है मेक समथिंग स्ट्रोंगर, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये हो जाएगा समथिंग मेक समथिंग स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा कि लर्नर शुड बी मोटिवेटेड या इनकरेज, लर्नर को जो है सीखने वाले को इनकरेज करना चाहिए टू टेक अ स्मॉल स्टेप्स फर्स्ट दैट विल प्रोवाइड इमीडिएट सक्सेस, एंड उसकी जो भी उसकी लर्निंग है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इनकरेज और री हो जाएगा, ये सब के सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता था री, लेकिन यहाँ पर वॉन्ट, लर्नर को आप इनकरेज ही तो करेंगे, उसको धमकी थोड़ी देंगे करने के लिए, तो डी नहीं हो सकता इसलिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ डार्क हॉर्स, ईडियम होता है इंग्लिश ग्रामर में, एक ईडियम है इंग्लिश में, अ डार्क हॉर्स, काला घोड़ा नहीं है। ठीक है, काला घोड़ा नहीं है ये, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है काला घोड़ा नहीं है। क्या मतलब है इसका, अ डार्क हॉर्स का एक ईडियम होता है जिसका मतलब है एक अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, नहीं समझ में आया। अ पर्सन हु इज नॉट वेल नोन बट अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। बहुत, अभी भी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बीए की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जामिया बीएलएलबी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को आप जानते होंगे, अपने दोस्तों को जानते होंगे वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके दोस्तों में ही, कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये पढ़ता है, ना मुझे कभी पढ़ते हुए दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डार्क हॉर्स होंगे, जो अनएक्सपेक्टेडली, हो सकता है आपके सामने मजाक करते हो, आपके सामने सोने का ढोंग करते हो, आपके सामने कहते हो। कुछ बच्चे होते थे ना हमारे 10th 12th वगैरह में भी, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उनकी 95% आती थी, है ना, रिजल्ट में सब कुछ लिख कर आ रहे हैं, उन लोगों को ही हम डार्क हॉर्स बोलते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड विनर। कह तो रहा है मुंह पर कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं तो तेरी तरह हूं बिल्कुल, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो एक अनएक्सपेक्टेड विनर है। डोर्क हॉर्स यानी कि जो शांति से, है ना, इस दुनिया की जगमगाहट से दूर शांति में किसी कोने में तैयारी कर रहे होते हैं, और जो अपनी सक्सेस से सबको क्या कर देते हैं, शॉक कर देते हैं अपनी सक्सेस से, उनको हम डार्क हॉर्स बोलते हैं। उन लोगों को इनका पता नहीं है, हो सकता है आपके ग्रुप में हो, आप अननोन हो, आपको लगता हो वो इंसान ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर मेहनत कर रहा है वो इंसान बहुत ज्यादा, और जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा उस दिन वो दिखा देगा सारी दुनिया को कि हाँ भाई, जो आपने समझा था मैं वो तो नहीं हूँ कम से कम। तो इसका मतलब यही होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं, अनफोर्सिन कंपटीशन, हाँ, अनफोर्सिन कंपटीशन होगा, या अननोन पर्सन, एक अननोन पर्सन, अनफोर्सिन कंपटीशन, हाँ, तो ये हो जाएगा अनफोर्सिन कंपटीशन, ए ऑप्शन होगा इसका, यानी कि एक ऐसा कंपटीशन जो अनफोर्सिन है, जिसको किसी ने नहीं देखा है ना, जिसको कोई नहीं देख चुका है। नाइटमेयर तो रात का सपना होता है, अननोन पर्सन तो कोई मतलब ही नहीं है, अननोन पर्सन की बात थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा अनफोर्सीन कॉम्पिटिशन। ओके, 42 क्वेश्चन नंबर 42 सेज सुटेबल अल्टरनेटिव बताना है हमें इसका। प्रिजनर की बात की जा रही है। द प्रिजनर वॉज रिलीज, पैसिव में है, प्रिजनर को रिलीज किया गया किस चीज पर, ऑन फॉर गुड बिहेवियर। अच्छा, उसके अच्छे बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि प्रिजनर को रिलीज किया गया। बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने फ्लाइट की तैयारी कर रखी होगी, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, या आप जामिया बीएलएलबी के लिए पढ़ रहे होंगे तो आपने लीगल टर्म्स पढ़ रखी होंगी थोड़ी बहुत शायद, उसी में उसी में से एक ये लीगल टर्म है। जनाब, प्रिजनर को किस चीज पर रिलीज किया गया? दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक तो है प्रोबेशन, दूसरा वर्ड है परोल। आंसर आपको पता है परोल ही आएगा। परोल आंसर क्यों आएगा? परोल जो होता है वो कंडीशनल रिलीज होता है, किसी भी कैदी का कंडीशनल रिलीज होता है। उसकी सजा, सपोज कीजिए किसी पर्सन को 10 साल की सजा दी गई है, ठीक है। अब वो 10 साल 10 इयर्स की किसी इंसान को सजा हो गई है, सेंटेंस कर दिया 10 इयर्स का, लेकिन जेल में जो जेलर थे और लोग थे, उन लोगों ने उसका बिहेवियर देखा तो काफी अच्छा बिहेवियर था, तो करते ये हैं कि उसको ना 7 साल में ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, 7 साल में ही, 7 इयर्स में ही उसको छोड़ देंगे, उसके गुड बिहेवियर की वजह से, उसका आचरण अच्छा था, है ना। इसको हम प्रोबेशन परोल बोलते हैं कि उसको परोल पर छोड़ दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस की जो कस्टडी है, जो भी सर्विलेंस है, सर्विलेंस से हटा हुआ नहीं है ये इंसान, सर्विलेंस में फिर भी रहेगा ये इंसान, ठीक है। ऐसा ना हो कि 7 साल में छोड़ तो दिया, 3 साल में फिर मर्डर कर दे किसी का जाकर। तो 10 ईयर्स है, अगर अच्छा बिहेवियर है उसका, तो परोल पर उस इंसान को छोड़ देते हैं। कंडीशनल रिलीज है ये, कंडीशनल, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ पर्सन बिफोर कंप्लीटिंग देयर फुल सेंटेंस। तो इसको आप बोल सकते हैं कंप्लीट अर्ली, अगर शॉर्ट में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं ना अर्ली रिलीज, अर्ली रिलीज कहां से, जेल से, फ्रॉम जेल, फ्रॉम जेल। भाई 10 इयर्स की आपको सजा थी, लेकिन आपको 7 इयर्स में ही छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 7 इयर्स में ही, ठीक है। इसको हम परोल बोलते हैं। गारंटी का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ परोल ही आएगा, आंसर जो आएगा वो परोल। उसका अच्छे बिहेवियर की वजह से उस इंसान को रिलीज कर दिया गया परोल पर। अब रही बात बैथ, बैथ का क्या मतलब होता है, ये भी तो देखने वाली बात है ना। एक है बैथ यहाँ पर, दूसरी बात है प्रोबेशन। तो जो बैथ होता है इसका मतलब होता है जनाब ल्योर। ल्योर का मतलब जानते हैं? ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को, है ना, ट्रिक के थ्रू अट्रैक्ट करना। और बैथ का मतलब भी अट्रैक्ट करना। जैसे क्या है, आपने देखा होगा जो कंपनीज होती हैं वो 50% ऑफर लगाकर ये आपको क्या करती हैं, कुछ खरीदने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। एक पीस बेच रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्री मिलेगा, तो ये चीज जो है ना बेच की कंडीशन में आती है सारी की सारी, यानी कि कस्टमर को क्या करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज अट्रैक्ट होती है, यानी कि आपको अट्रैक्ट करना। ल्योर का मतलब भी अट्रैक्ट होता है। रही बात प्रोबेशन, जनाब जो प्रोबेशन टर्म है उसका मतलब भी एक तरह से मुझे बोलना चाहिए लीगल सेंटेंस होता है ये भी। अच्छा हाँ, एक चीज है, जो प्रोबेशन है वो है एक लीगल सेंटेंस वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू स्टे इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन, ठीक है। जेल में नहीं उसको रखते हैं, लेकिन उसको हम कम्युनिटी में ही रखते हैं, प्रोबेशन उसको बोलते हैं हम। प्रोबेशन क्या हुआ, सपोज कीजिए आपने कोई माइनर क्राइम कर दिया या मेजर क्राइम कर दिया, कोई भी जो भी है, तो आपको आपको 3 साल की कैद सुनाई जाएगी, 3 साल की आपको सजा सुनाई जाएगी, सेंटेंस कर दिया आपको 3 साल का, लेकिन आपको जेल में नहीं रख रहे हैं हम रख आपकी कम्युनिटी में ही रहे हैं, लेकिन आपको सुपरविजन, आपको एक जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो पूरी नजर रहेगी, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पूरी नजर रहेगी आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप कुछ भी कमिट करते हैं क्राइम, कंडीशन दी गई है आपको कि अगर आपने थोड़ा सा किसी के थप्पड़ भी मार दिया ना, तो उठाकर जेल में फेंक दिए जाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीज होती है, प्रोबेशन भी एक तरह से रिलीज ही है, लेकिन सुपरविजन में रखा जा रहा है आपको। अगर आपने कुछ भी क्राइम कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा जनाब, ठीक है। तो ये चीज होती है वहां पर, प्रोबेशन उसको बोलते हैं। बोल सकते हैं अलीगल सेंटेंस। अच्छा, जब जब आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाएगा, बार बार आपको थाने में जाना पड़ेगा, सारे ही सब चीजें आपको पूरी करनी पड़ेंगी, फुलफिल जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या हर चीज जो भी आपको करना है। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे कहता है कि आपको रात में 3 बजे आना है, तो जाना पड़ेगा वहां पे आपको, ठीक है। उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते आप। तो ये चीज होती है, लिखने वाले लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ। अ लीगल सेंटेंस वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू स्टे इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन इंस्टीड ऑफ सर्विंग टाइम इन जेल। जेल के बजाय उसको कम्युनिटी में ही रखा जाता है, अंडर सुपरविजन के अंडर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुपरविजन में ही रख रहे हैं,
सुपरविजन में रख रहे हैं, बट नॉट इन जेल। लेकिन सजा सुनी हुई है इसकी, 3 साल रखना है, 4 साल रखना है उसका कि कब तक आपको कस्टडी में रहना है, नॉट इन जेल। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओडासिटी। इस ओडासिटी को देखने से पहले मुझे लगता है कि कुछ इस वर्ड के सिनोनिम करा देने चाहिए। ये तो हो जाएगा जनाब नाउन। इसके कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के आपस में नियरेस्ट मीनिंग होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है ओडाशियस, ओडाशियस। तो द फर्स्ट वन इज ओडाशियस, CIOUS, audacious. Second one is dauntless, DAUT, dauntless. The third one is intrepid, and the last one is valiant. अगर इन सबका आप मीनिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबका सेम है मीनिंग, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। और ये सबके सब वर्ड एक चीज को शो करते हैं जो कि है फियरलेस, यानी कि निडर होना। ये लोग बहुत ही फियरलेस हैं। दूसरी बात, बहुत ही बहादुर हैं, करेजियस हैं ये, करेजियस, GEOUS। तो ये मतलब हो जाएगा या तो करेजियस है या फियरलेस है। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम की बात की जा रही है। अच्छा, ये जो माइल्डनेस, माइल्डनेस कोई वर्ड नहीं होता, माइल्ड होता है यहाँ पर, ये MILD, इसको लिख लेना माइल्डनेस। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा माइल्डनेस। माइल्डनेस तो आप जानते हैं, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट होता है ना, हल्का बहुत। सो ये सॉफ्टनेस हो जाएगी, सॉफ्टनेस, ए का मतलब। ह्यूमिलिटी क्या होता है सर? ह्यूमिलिटी का जो मतलब है वो होता है लैक ऑफ एरोगेंस, लैक ऑफ एरोगेंस या मोडेस्टी की आप बात कर रहे होते हैं वहां पे, जहां इंसान बहुत ही हम्बल है। मोडेस्ट मतलब हम्बल। और दूसरी बात आप इसको लिख सकते हैं लैक ऑफ एरोगेंस, जहां लैक ऑफ एरोगेंस, एरोगेंस, लैक ऑफ एरोगेंस की हम बात कर रहे हैं, जहां आप क्या हैं, घमंडी नहीं है, थोड़ा सा आपके अंदर बहुत ही मोडेस्टी है, बहुत हम्बल इंसान है आप। ह्यूमिलिटी की बात करते हैं। बोल्डनेस इसका ही अपोजिट होता है। अगर मैं ह्यूमिलिटी के एंटोनिम की बात करूं तो बोल्ड हो जाएगा। एक बार आया भी था, मोडेस्ट का जो एंटोनिम आया था वो बोल्ड था। सो इसका ही जो एंटोनिम है वो हो जाएगा बोल्डनेस। बोल्डनेस क्या होगी सर? बोल्डनेस एक तरह से आपको दिखाएगा, यानी कि एरोगेंस की थोड़ी सी बात करेगा, या बहुत ही फियरलेस है, बहुत निडर है। आपको जो बोलना है वो बोलना ही, बहुत बोल्ड तरह के ना, बोल्ड किस्म का आपका नेचर है, बहुत ही ज्यादा बोल्ड इंसान है आप। वो चीज होती है आपका एक तरह से ना, प्राइड की बात कर रहे हैं, जहां पे आप काफी ज्यादा प्राउड को शो करते हैं। सो बोल्डनेस होता है प्राउडनेस, एक तरह से प्राउडनेस, प्राउडनेस। ठीक है। कोवर्ड, इसका मतलब आप जानते होंगे, ये होता है डरपोक, लैक ऑफ करेज। बोल सकते हैं हम इसको लैक ऑफ करेज, ये हो जाएगा लैक ऑफ करेज। तो जनाब इन सबको देखकर आपको लग रहा होगा, हमसे पूछा गया था ओडासिटी, यानी कि कोई इंसान फियरलेस है, बहुत ही करेजियस है। सॉफ्टनेस तो हो नहीं सकता, ये अलग किसी और सेंस को शो कर रहा है, बहुत ही हम्बल इंसान है, कोई सॉफ्टनेस है। ह्यूमिलिटी, लैक ऑफ एरोगेंस, तो एक दूसरे के ये तो हो जाएंगे सिनोनिम। ये इसका एंटोनिम है। कोवर्ड अलग चीज है, लैक ऑफ यानी कि डरपोक लिख लेना, हिंदी में इसको डरपोक लिख लेना आप लोग। तो एक ही ऑप्शन है जहां हो सकता है यहाँ पे आंसर, एंड वो हो जाएगा बोल्डनेस, यानी कि जो इंसान थोड़ा सा प्राउड की हम बात कर रहे हैं, प्राउडनेस की बात कर रहे हैं भाई। करेजियस, जीतने के बाद आप क्या करते हैं, थोड़ी सी प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बोल्डनेस। ठीक है। सो जनाब यही सारे क्वेश्चंस थे आपके। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको BLLB में 2025 में हेल्प मिलने वाली है। जितने मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे, प्रीवियस पेपर कराए हैं, वो भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और शायद इसके जो लिंक होता है, डिस्क्रिप्शन जो होता है वहाँ पर लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।